आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 411। वैसे पतिदेव, आज मैंने आपके साथ कंपनी में मीटिंग की। हमें लगता है कि कंपनी अभी अभी खुली है और पहला एनिमेशन तैयार हो रहा है। हालांकि असली रिलीज में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कंपनी का प्रचार पहले जारी किया जा सकता है, जैसे कोई ऐप बनाना या कुछ और। आंटी जिया के बड़े भाई जो एक प्रोग्रामर हैं, मुझे नहीं पता कि उन्हें ये समझ आता है या नहीं। अगर समझ में आता है तो वे हमारे लिए यह ऐप बना सकते हैं। इसे हनलान कल्चर कहते हैं। भविष्य में हमारे अपने कार्टून इसी ऐप पर प्रसारित किए जाएंगे। एनिमेशन पूरा होने से पहले आप जिस काम को अधिकृत कर रहे हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक संस्करण भी पहले डाल सकते हैं। आपको यह विचार कैसा लगा? अर्जुन सक्सेना ने कुछ देर सोचा, सिर हिलाया और कहा, हाँ, एनिमेशन उत्पादन में समय लगता है, लेकिन ये पुस्तकें पहले प्रकाशित की जा सकती हैं और आप पहले कुछ प्रशंसकों को इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि जब एनिमेशन लॉन्च हो तो इसमें पहले से ही एक निश्चित स्तर की लोकप्रियता होगी। अनन्या शर्मा ने कहा, ठीक है, हमने भी यही सोचा था और अंकल झांग भी इससे सहमत थे। हालांकि किसी नए ऐप को लोकप्रियता हासिल करने में समय लगता है, लेकिन उनकी किताब मूल रूप से हनलन कल्चर के लिए एक्सक्लूसिव थी, इसलिए शुरुआत में ट्रैफिक की चिंता न करें। ठीक है, तो मैं भाई जियांग पेंग से पूछूंगा कि क्या वह ऐसा कर सकते हैं। अर्जुन सक्सेना ने अपनी बात समाप्त करने के बाद जो जियांगपेंग को एक संदेश भेजा। जो जियांगपेंग ने तुरंत संदेश का जवाब दिया, मोबाइल ऐप? हाँ, हमारी कंपनी यही करती है। मैं ऐप डेवलपमेंट का प्रभारी हूँ। अर्जुन सक्सेना, क्या आप ऐप बनाना चाहते हैं? मैं इस क्षेत्र के बहुत से लोगों को जानता हूँ, आप एक छोटी सी टीम बना सकते हैं। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा के अनुरोध को समझाया और जो जियांगपेंग ने कहा कि कोई समस्या नहीं है, बस यह मामला उन पर छोड़ दें। ठीक है अनन्या, भाई जियांगपेंग से कहो कि वह ऐप रिसर्च और डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। तुम वापस जाकर उनके लिए एक खास डिटेल रिक्वेस्ट निपटा दो और वह टीम में अपने दोस्तों के साथ इस पर चर्चा करेंगे। अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया, ठीक है, तो मैं कल बैठक में दूसरों के साथ इस पर चर्चा करूंगी कि मैं क्या करना चाहती हूँ। दिन ब दिन समय बीतता गया और 17 अक्टूबर आ गया। आज बच्चे आधिकारिक तौर पर 6 महीने के हो गए हैं। कल रात अर्जुन सक्सेना ने बच्चों के दांतों की जांच की। नन्हे बच्चे के आगे के 3 छोटे दांत थे और चौथा दांत निकल आया था। दोनों छोटी बहनों आन्या और रिया, दोनों के 3-3 दांत निकल आए थे। अब इस स्तर पर शिशुओं की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्तन के दूध में पोषक तत्व पर्याप्त नहीं रह जाते, इसलिए अर्जुन सक्सेना ने शिशुओं के 6 महीने के होने के दिन से ही उन्हें कुछ पूरक आहार देने का निर्णय लिया। 5 महीने की उम्र में शिशुओं को लौह युक्त चावल का अनाज दिया जाने लगा, लेकिन अधिकांशतः ये स्तन के दूध और दूध पाउडर के साथ दिया जाता था। लेकिन 6 महीने के बाद कुछ पूरक आहार भी दिए जा सकते थे और 1 महीने के अनुकूलन के बाद आजकल के बच्चे पहले से ही कुछ तरल खाद्य पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा को लगा कि शिशुओं का पहला औपचारिक पूरक आहार बहुत सार्थक होगा, इसलिए उन्होंने शिशुओं के लिए मास प्रारंभिक समारोह आयोजित करने का फैसला किया। इस मास प्रारंभिक समारोह में सचमुच मांस या मांसाहारी व्यंजन शामिल नहीं थे, बल्कि आज से शिशु आधिकारिक तौर पर दूध और चावल के अनाज के अलावा अन्य खाद्य पदार्थ खाना शुरू कर देंगे। इस बिंदु पर निर्णय लेने के बाद अनन्या शर्मा ने प्रिया मेहता को संदेश भेजा कि वह इस बार लगभग आधे महीने के लिए व्यवसाय के सिलसिले में बाहर गई हुई थी और वह कल रात ही शिशुओं के मांस उद्घाटन समारोह के समय वापस आ गईं। अर्जुन के पिता अनीता सक्सेना और सू के परिवार ने भी अगले दिन के लाइव प्रसारण के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया था। हर कोई बच्चों के इस अद्भुत पहले अनुभव का गवाह बनना चाहता था। अर्जुन सक्सेना ने विशेष रूप से 6ठे महीने के शिशुओं के लिए पूरक आहार की रेसिपी बनाई थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारी जानकारियां एकत्रित की थीं। 3 दिन का एक चक्र होता है। पहले 3 दिन मैश किए हुए आलू और चावल के नूडल्स होते हैं, दूसरे चक्र में कद्दू मैश और चावल के नूडल्स, उसके बाद गाजर मैश और चावल के नूडल्स, और फिर रतालू मैश और चावल के नूडल्स होते हैं। इन खाद्य पदार्थों का मिश्रण और चक्र उत्कृष्ट हैं।
सब्जी प्यूरी की कठोरता नरम से कठोर होती जाती है और दानेदारपन धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा। इन 4 चक्रों के बाद आप इसमें थोड़ी फल प्यूरी भी मिला सकते हैं। अर्जुन सक्सेना ने रेसिपी बनाकर किचन में फ्रिज पर रख दी। अनन्या शर्मा ने एक तस्वीर खींचकर दोनों माता पिता को भेजी। हालांकि उनका पूरा परिवार एक साथ नहीं रह सकता, फिर भी वे दोनों बच्चों के विकास को एक साथ देखना चाहते हैं। 17 तारीख की सुबह प्रिया मेहता 9 बजे किन के घर पहुंची। जब उसने तीनों नन्हे बच्चों को कालीन पर बैठे देखा तो वह खुशी से दौड़ी चली आई। ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्री, क्या आप गौडमदर बनना चाहती हैं? हाँ कर्मा। खैर, आरव ने बड़ी मुश्किल से अपनी गौडमदर को पुकारा। प्रिया मेहता की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। उन्होंने दोनों हाथों से आरव को गले लगाया और सीधे उसे अपनी जगह पर उठा लिया। हमारे आरव बेबी को गौडमदर कहा जाएगा। हाँ हाँ, मेरा बड़ा बेटा मुझे गौडमदर कहेगा। अनन्या, अब मैं अंततः उस रात तुम्हारे मूड को महसूस कर सकता हूँ, यह अद्भुत है। आरव, बड़े बेटे जल्दी करो, गौडमदर को फिर से बुलाओ। गौडमदर ने अभी तक काफी कुछ नहीं सुना है। आरव, जो ऊंचा उठना पसंद करता है, प्रिया मेहता को चिल्लाते हुए देखकर चिढ़ा और हंसा कर। माँ, हाँ, मेरे गॉडसन की गौडमदर कॉल करने में बहुत कुशल नहीं लगती हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गौडमदर इतनी खुश है कि वह पागल हो रही है। मेरा सबसे बड़ा बेटा वास्तव में अच्छा है। अनन्या शर्मा ने उसे ऐसे ही देखा, मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और बोली, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना होगा। इन दिनों जब तुम दूर थी, मैंने उन्हें तुम्हें हर दिन यही गौडमदर कहना सिखाया था, और सिखाने के लिए मैंने उन्हें खास तौर पर तुम्हारी तस्वीरें भी दिखाई थीं। अनन्या और रिया भौंक भी सकती हैं, लेकिन गौडमदर थोड़ी जिद्दी हैं और वे अक्सर भूल जाती हैं। प्रिया मेहता बहुत देर तक खुशी खुशी अपने धर्मपुत्र और धर्मपुत्री के साथ खेलती रहीं। आन्या ने भी धर्ममाता को पुकारा, लेकिन किशन देर से बोली और धर्ममाता की पुकार सहज नहीं थी। प्रिया मेहता ने उसे समझाया, लेकिन वह बहुत देर तक चुप रही और आखिरकार सिर्फ माँ कहकर पुकारी। लेकिन उस छोटे बच्चे की भोली भाली शक्ल देखकर सभी जोर जोर से हंस पड़े। प्रिया मेहता जब भी किसी बिजनेस ट्रिप से लौटते तो तीनों नन्हे मुन्नों के लिए तोहफे जरूर लाते। इस बार क्योंकि वे काफी समय से बाहर थे और विदेश भी गए थे, तो ढेर सारे तोहफे, कई नए गैजेट्स लेकर आए। इन बच्चों को पहले कभी नहीं देखा गया था। प्रिया मेहता ने ये खिलौने लिए और मौसियों से उन्हें स्टलाइज करवाकर कंबलों पर रख दिया ताकि बच्चे उनसे खेल सकें। जिन नन्हे मुन्नों को ये नए खिलौने मिले, वे बहुत खुश हुए और जल्द ही बच्चे लिविंग रूम में हंसने लगे। आवाज़। प्रिया मेहता उठी और अनन्या शर्मा को ढूंढने लगीं। फ्रिज के सामने लगे स्टिकर पर नजर पड़ी तो उन्होंने ध्यान से उस पर लिखी सामग्री देखी और बोली, ये क्या है? बच्चों के लिए रेसिपी। जी हाँ, यही रेसिपी अर्जुन सक्सेना ने इस महीने बच्चों के लिए बनाई है, अनन्या शर्मा ने बताया। प्रिया मेहता ने ध्यान से पढ़ा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये सब मांस है, तो तुम इसे क्यों नहीं खाते? ये सब सब्जियों की प्यूरी है और महीने का दूसरा भाग फलों की प्यूरी और सब्जियों की प्यूरी का मिश्रण है। इसमें तो बिल्कुल भी मांस नहीं है। रसोई में आलू संभाल रहे अर्जुन सक्सेना ने कहा, प्रिया मेहता, आपके धर्मपुत्र और धर्मपुत्री केवल 6 महीने के हैं और वे तीनों मुश्किल से 10 दांत गिन पाते हैं और उनमें चबाने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं है। इसके अलावा अब जब हम पहली बार उस भोजन के संपर्क में आए जो हम खाते हैं, तो पूरी मछली ऊपर आते ही दे दी जाती थी और बच्चों का पेट उसे सहन नहीं कर पाता था। उसकी बात सुनकर प्रिया मेहता खुद को अंगूठा दिखाने से रोक नहीं पाईं और बोली, बात तो तुम्हारी ही है। बच्चों की परवरिश पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। शुक्र है, मैं तो बच्चों की गौडमदर हूँ। हे 420वां अध्याय। आरव नखरेबाज। यद्यपि आज शिशुओं को आधिकारिक तौर पर पूरक आहार दिया जाने लगा है, फिर भी उन्हें दूध पाउडर और माँ के दूध की आवश्यकता होती है। इसलिए सुबह उठने के बाद अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना अभी भी शिशुओं को स्तनपान कराते हैं। सुबह 10:30 बजे तक मांस उद्घाटन समारोह आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुआ था। 10 मिनट पहले अर्जुन सक्सेना ने 3 छोटे हिस्से पूरक आहार तैयार किए थे। पहली बार पूरक आहार की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बेहतर होगा कि 3 छोटे चम्मच ही खाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे पहले ही चावल का दलिया खाना शुरू कर चुके होते हैं, वरना पहली बार आमतौर पर एक बार में सिर्फ 1 चम्मच ही खाया जाता है। ये सुनकर प्रिया मेहता को लगा कि उसकी संज्ञान शक्ति पर असर पड़ा है। वह सिर्फ 3 चम्मच ही खा पाया, जो बहुत कम था। लेकिन अनन्या शर्मा ने उन्हें बताया कि शिशुओं का पेट छोटा होता है और अब उन्हें मुख्य आहार के रूप में दूध ही पीना होगा।
पूरक आहार केवल कुछ पोषण प्रदान करने और शिशुओं की चबाने की क्षमता और जठरांत्र संबंधी पाचन क्षमता को प्रशिक्षित करने के लिए होता है, इसलिए यह बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। दूध पीने वाला। प्रिया मेहता के सिर में बहुत दर्द हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब वह बिल्कुल भी इस तरह का बच्चा नहीं पैदा कर सकती, वरना अगर उसने बच्चे को अपनी सोच के मुताबिक पाला तो अंदाजा था कि बच्चा छोड़ दिया जाएगा। माता पिता बनना आसान नहीं है। 10:30 बजे अनन्या शर्मा ने अपने और अर्जुन सक्सेना के मोबाइल फ़ोन लिए और दोनों पक्षों के अभिभावकों के लिए एक वीडियो शुरू किया। सक्सेना के माता पिता आज भी फैक्ट्री में व्यस्त हैं। वीडियो के पीछे फैक्ट्री वर्कशॉप का गेट दिख रहा है। सुनील सक्सेना और अनीता सक्सेना दोनों आज घर पर ही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सुबह बच्चों का मीट ओपनिंग समारोह होगा, इसलिए सुनील सक्सेना आज सुबह कंपनी नहीं गए। आरव, आन्या और रिया को आज आधिकारिक तौर पर 6 महीने पूरे होने पर बधाई। 6 महीने का मतलब आधा साल होता है। अब से तुम सब आधे साल के बच्चे होगे, अनन्या शर्मा ने तीनों नन्हे मुन्नों से कहा। यद्यपि छोटे बच्चे माँ का विशिष्ट अर्थ नहीं समझते हैं, वे जानते हैं कि यह एक बहुत ही खुशी की बात होनी चाहिए, क्योंकि माँ की आंखें मुस्कुरा रही हैं, इसलिए 3 छोटे बच्चे भी खुशी से हंसे। अर्जुन सक्सेना ने इंक्यूबेटर से पूरक आहार निकाला और हाथ के पिछले हिस्से से तापमान जांचा। वह न तो गर्म था न ही ठंडा, बस गर्म और गर्म। ये पूरक आहार उन्होंने खुद बनाया था। आलू छोटे खेत के आलू थे जो उन्होंने आज सुबह सुबह सब्जी मंडी से खुद तोड़े थे। वे मैदे से भरे और चिपचिपे थे और भाप में पकाने के बाद उन्हें आसानी से मसला जा सकता था। क्योंकि इसे सब्जी की प्यूरी के साथ मिलाया जाता है, अर्जुन सक्सेना ने इसमें 30 मिली गर्म पानी भी मिलाया, जिससे पूरा पूरक आहार पतला हो गया, जो शिशुओं के लिए पहली बार खाने और पचाने में आसान है। ये पूरक भोजन खाने का पहला अवसर है, निश्चित रूप से उसका सबसे करीबी व्यक्ति इसे स्वयं खिलाएगा। प्रिया मेहता ने आरव को खिलाने के लिए स्वेच्छा से काम किया। अनन्या शर्मा आन्या को खिलाने के लिए जिम्मेदार हैं और अर्जुन सक्सेना रिया को खिला रहे हैं। प्रिया मेहता ने अभी जो कहा उस पर ध्यान मत दीजिए, वह सभी प्रकार की परेशानियां पैदा करने वाली बात है, लेकिन जिस समय वह वास्तव में पूरक आहार ले जा रही थी, वह किसी और की तुलना में अधिक सावधान थी। क्योंकि अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा बहुत कुछ जानते हैं, वो एक नौसिखिया है जिसे कुछ भी नहीं आता और उसका धर्मपुत्र उसके सामने है। वो बहुत सावधान है, एक कदम भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही है और उसकी नज़रें अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा की हरकतों पर टिकी हैं। तीनों छोटे बच्चे लगभग 1 महीने से चावल के नूडल्स खा रहे थे, इसलिए जब उन्हें चम्मच से खाना खिलाया गया तो वे बहुत खुश हुए, क्योंकि वे जानते थे कि वे जल्द ही नर्म भोजन खाने वाले हैं। यहाँ अर्जुन सक्सेना ने सबसे पहले रिया को पूरक आहार खिलाया और छोटे बच्चे ने हमेशा की तरह उसे लेने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन एक घूंट लेने के बाद छोटे बच्चे को कुछ असामान्य महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि आज का गुई हमेशा जैसा नहीं है। दादा किशन ने धीरे से एक घूंट मुंह में लिया और फिर पेस्ट निगल लिया। खाने के बाद छोटे बच्चे ने खुशी से बाबा की तरफ हाथ हिलाया, जाहिर है उसे बहुत पसंद आया था और वह दूसरा निवाला लेना चाहता था। आन्या की भी हालत कुछ ऐसी ही है। मसले हुए आलू के साथ गुई आम से थोड़ी अलग है, लेकिन उसे लगता है कि यह स्वादिष्ट है। जब वह आरव के पास पहुंचा तो प्रिया मेहता ने अपने धर्मपुत्र को कुछ खिला दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वह दोनों छोटी बहनों की तरह खुश होगा, लेकिन गो खाने के बाद आरव ने अचानक भौहें चढ़ाईं और फिर अपनी जीभ से गो को बाहर निकाल दिया। हाँ, प्रिया मेहता इतनी डरी हुई थी कि उसे जल्दी थी और आंटी वांग ने तुरंत एक गीला टिश्यू दिया और आरव का मुंह पोंछ दिया। क्या हुआ, आरव खाना क्यों नहीं खा रहा? प्रिया मेहता ने सोचा। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना को भी इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अनन्या और रिया दोनों ने बहुत अच्छा खाया था और वे पहले ही 3 चम्मच गुई खा चुके थे। आरव ने प्रिया मेहता का दूसरा चम्मच बिल्कुल नहीं लिया, उसका छोटा सा मुंह कसकर बंद था। प्रिया मेहता ने भौहें चढ़ाकर असहाय भाव से अनन्या शर्मा से मदद मांगी। अनन्या, लगता है मेरे धर्मपुत्र को मेरा खाना खिलाना पसंद नहीं है, वरना तुम्हें आना चाहिए। अनन्या शर्मा को अपने बेटे को खिलाने के लिए एक कटोरा और चम्मच मिल गया, लेकिन आरव ने फिर भी उसे नहीं खाया। वीडियो में इस तरफ देख रही मां ने कहा, अनन्या, आरव को आलू पसंद नहीं है। अनन्या शर्मा भी दंग रह गईं। ये पहली बार है जब बच्चों ने सब्जी, प्यूरी और चावल का मिश्रण खाया है, तो क्या वे खाने में बहुत नखरेबाज हैं? अनीता सक्सेना मुस्कुराई और बोली, ऐसा ही होगा, आरव शायद अपने पापा जैसा है। बगल में खड़ा अर्जुन सक्सेना भी थोड़ा उलझन में था और उसने पूछा, मेरी तरह?
माँ, मुझे आलू खाना पसंद है। माँ बोली, अब तो तुम्हें आलू खाना बहुत पसंद है, पर बचपन में नहीं पसंद थे। मुझे याद है जब बचपन में मैं तुम्हारे लिए मसले हुए आलू बनाती थी, तब तुम भी आरव जैसे ही थे और खाते ही उल्टी कर देते थे। माँ ने जो कहा था शायद वो सच में तब हुआ था जब वो बहुत छोटा था। अर्जुन सक्सेना को बिल्कुल भी याद नहीं है। उसे याद था कि उसे यादें थीं और शुरू में उसे आलू बहुत पसंद थे। तो फिर आरव क्या करे? उसे दूसरी मसली हुई सब्जियां खिलाए। माँ, बचपन में मुझे मसले हुए आलू खाना पसंद नहीं था, तो मैंने इसका हल कैसे निकाला? मुझे तो बड़े होकर खुद भी यही खाना पसंद है। अर्जुन सक्सेना ने पूछा। अनीता सक्सेना मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल नहीं, खाने में नखरेबाज लोगों की समस्या को बदलना इतना आसान नहीं है। बहुत से लोग वो चीज़ें खाना पसंद नहीं करते जो उन्हें बचपन से पसंद नहीं थीं। तुम्हें मैश किए हुए आलू पसंद नहीं हैं। इसे सुझाने में मुझे और तुम्हारे पापा को बहुत मेहनत करनी पड़ी। उस समय तुम अभी भी बहुत छोटे थे, तुम कुछ और नहीं खा सकते थे, तुम केवल कुछ प्यूरी वाली सब्जियां ही खा सकते थे। लेकिन जब तुम छोटे थे तो तुम खाने में बहुत नखरेबाज थे और तुम्हें कोई भी सब्जी खाना पसंद नहीं था। बाद में तुम्हारे पिताजी और मैं एक उपाय लेकर आए। बिल्कुल। बताओ, ये तुम्हारी दादी का विचार है। वह घर पर तिल को बारीक पीसकर तिल का पाउडर बनाती हैं और हर बार तुम्हारे द्वारा खाए जाने वाले चावल में थोड़ा सा मिला देती हैं। अगर तुम्हारे पास भी यह खुशबू है तो तुम्हें ये बहुत पसंद आएगी। अनीता सक्सेना की बातें सुनकर अनन्या शर्मा ने तुरंत अर्जुन सक्सेना से पूछा, पतिदेव, क्या हमारे घर पर तिल का आटा है? अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया, कुछ देर सोचा और बोला, मेरे पास तिल का पाउडर तो नहीं है, पर पिछली बार फजी खरीदते समय क्या मैंने तुम्हें एवोकाडो ऑयल नहीं दिया था? क्लर्क ने कहा कि अगर बच्चों को चावल का दलिया पसंद नहीं है तो वे थोड़ा और डाल सकते हैं, जो बच्चों की सेहत के लिए अच्छा है। तो फिर चलिए एक बार कोशिश करते हैं, अनन्या शर्मा ने कहा। शिशुओं का खाने में नखरेबाजी करना अच्छी आदत नहीं है, खासकर जब वे अभी अभी पूरक आहार लेना शुरू कर रहे हों। अगर वे अभी से ही खाने में नखरेबाजी करने लगेंगे तो बड़े होने पर उन्हें सुधारना ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि उन्हें अभी से ही खाने की नखरेबाजी की आदत में बदल दिया जाए। इसलिए अर्जुन सक्सेना एवोकाडो तेल लेकर आए, उसमें थोड़ा सा तेल मिलाया और उसे चावल के पेस्ट में मिला दिया और फिर उसे खिलाने के लिए वापस ले गए। आरव ने शायद बस एक निवाला ही खाया था और उसे अभी भी उसका स्वाद याद है, इसलिए जब चम्मच उसके पास आया तो उसने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इस दौरान वीडियो में अनीता सक्सेना कहती हैं, ये अच्छा नहीं है, आरव ने अभी अभी इसे चखा है और मुझे पता है कि ये वो स्वाद है जो मुझे पसंद नहीं है। अब जब आपने इसमें एवोकाडो ऑयल डाला है तो बच्चे को भी यही स्वाद ज़रूर लगेगा। अर्जुन सक्सेना, मेरी बात सुनो, रसोई में जाओ और एक छोटे कटोरे को बदल दो जिसका रंग बड़ा हो गया है, और एक चम्मच भी, और ऐसा दिखावा करो जैसे कि मैंने इसे फिर से बनाया है। अर्जुन सक्सेना ने अपनी सास की बात मान ली और उसे दोबारा बनाने के लिए रसोई में चला गया। नए छोटे कटोरे का रंग चटक पीला था। आरव ने छोटे कटोरे पर नज़र डाली और आखिरकार उसका मुंह शांत हो गया। आरव, गुई खाओ, ये वही गुई है जो तुम अक्सर खाना पसंद करते हो। अनन्या शर्मा उसे खिलाने के लिए आगे आईं। इस बार आरव ने विरोध नहीं किया, लेकिन अभी अभी जो हुआ था उसकी वजह से उस छोटे बच्चे ने बहुत सावधानी से खाया। गूदा मुंह में डालने के बाद उसने उसे तुरंत निगला नहीं, बल्कि उसे काफ़ी देर तक मुंह में रखा। स्वाद चखने के बाद उसे यकीन हो गया कि यह गूदा नहीं है। अभी अभी बेस्वाद गूदा खुशी खुशी पूरक आहार खा गया। ये दृश्य देखकर सभी लोग हंस पड़े। हालांकि छोटा लड़का बहुत नखरेबाज है, लेकिन धोखा देने में भी माहिर है। अगर आप एक कटोरा बदल दें और उसमें थोड़ा सुगंधित एवोकाडो तेल डाल दें तो छोटा लड़का आलू का स्वाद नहीं चख पाएगा। जब आरव भी पूरक आहार खाना समाप्त कर लेगा तो शिशुओं का मांस उद्घाटन समारोह सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। दोनों पक्षों के माता पिता और बच्चों ने कुछ देर बातें की, फिर वीडियो बंद कर दिया और अपने काम पर लग गए। अनन्या शर्मा और प्रिया मेहता बच्चों के साथ लिविंग रूम में थीं, जबकि अर्जुन सक्सेना जानकारी जांचने के लिए वापस कमरे में चले गए। खाने में नखरेबाज लोग एक समस्या हैं। चावल का अनाज खरीदते समय यह एवोकाडो तेल एक उपहार है। क्या आप इसे हर समय इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये जानने के लिए आपको जानकारी की जांच करनी होगी। अर्जुन सक्सेना काफ़ी देर तक देखता रहा जब तक कि अनन्या शर्मा कमरे में वापस नहीं आ गई।
अर्जुन सक्सेना, आप क्या देख रहे हैं? मैं खाने में नखरेबाज बच्चों के लिए कोई उपाय ढूंढ रहा हूँ। छोटे बच्चे को आलू पसंद नहीं और मुझे नहीं पता कि वह दूसरी सब्जियां भी खा पाएगा या नहीं। अगर यह सच में वैसा ही है जैसा मेरी माँ ने कहा था कि बचपन में मुझे कोई भी सब्जी पसंद नहीं थी, तो ये परेशानी का सबब होगा। मैंने इस एवोकाडो तेल की भी जांच की और पेरेंटिंग डॉक्टर ने कहा कि इसे मिलाया जा सकता है, जो शिशुओं के लिए अच्छा है, और थोड़ा पोर्क लिवर पाउडर और तिल पाउडर भी मिला सकते हैं। इसलिए मैं कुछ बेहतर पोर्क लिवर पाउडर और तिल पाउडर खरीदने की योजना बना रहा हूँ, ताकि आरव को जल्द से जल्द सब्जियां खाने का शौक हो जाए। अर्जुन सक्सेना ने उसे अभी अभी जांच के नतीजे बताए। अनन्या शर्मा की बात सुनने के बाद अर्जुन सक्सेना की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, अर्जुन सक्सेना, मुझे लगा कि तुम वाकई बहुत केयरिंग हो। एक माँ होने के नाते तुम्हारी तुलना में मैं बहुत ज्यादा लापरवाह लगती हूँ। अर्जुन सक्सेना ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, क्या फर्क पड़ता है? खैर, मैं तुम्हारा पति हूँ और बच्चों का बाप भी। अगर मैं इसके बारे में ज्यादा सोचूंगा तो तुम कम सोचोगी। खैर, चलो बच्चों को स्वस्थ रखते हैं। बड़े होना अच्छी बात है। अनन्या शर्मा का दिल ये सुनकर मीठा हो जाता है। सच में अर्जुन सक्सेना जैसा अच्छा पति पाकर वो बहुत खुश होती है। दोपहर 4:30 बजे बच्चों ने दूसरा पूरक आहार खाया। इस बार क्योंकि अर्जुन सक्सेना ने शुरुआत में ही एवोकाडो तेल डाल दिया था, सूप जल्दी खत्म हो गया। आन्या और रिया ने इसे बहुत पसंद किया। उन्हें सुबह का भोजन बहुत पसंद आया। उन्हें एवोकाडो तेल वाला पेस्ट भी बहुत पसंद आया। दोपहर का भोजन समाप्त करने के बाद अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना बच्चों को चटाई पर रेंगने का प्रशिक्षण देने के लिए ले गए। अब 3 छोटे लोग आगे नहीं रेंग रहे हैं, वे अपने हाथों से अपने शरीर का समर्थन कर सकते हैं और आगे रेंग सकते हैं। ये वास्तविक रेंगना है, लेकिन क्योंकि महीना अभी भी छोटा है, 3 छोटे लोगों की शारीरिक शक्ति उनका समर्थन नहीं कर सकती है एक समय में बहुत लंबे समय तक चढ़ना, और कभी कभी संतुलन की कमी के कारण गिर जाता है। इसलिए अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा लगभग हर बार जब बच्चे रेंगने का अभ्यास करते हैं तो उनके साथ रहते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे गिरकर चोटिल न हो जाएं। अपने बेटे आरव के साथ छोटे खरगोश का पीछा करने का खेल खेलते समय अर्जुन सक्सेना को अचानक अपने मन में लंबे समय से खोई हुई आवाज याद आ गई। डिंग, सिस्टम ने पाया है कि बच्चे 6 महीने के हो गए हैं। मेजबान को बधाई, क्योंकि बच्चों ने हाल ही में कई कौशल सीखे हैं। सिस्टम ने मेजबान को प्राथमिक खजाना मूल्यांकन कौशल के लिए पुरस्कृत करने का फैसला किया है, जो प्राचीन वस्तुओं और राजवंशों की प्रामाणिकता की पहचान कर सकता है। कृपया निरंतर प्रयास करें। बच्चों के अगले विकास की प्रतीक्षा में मेजबान इस पुरस्कार कौशल को तुरंत सक्रिय करने का विकल्प चुन सकता है। हाल ही में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ये प्रणाली निष्क्रिय लगती है और लंबे समय तक प्रकट नहीं होती है, लेकिन इस बार जब ये प्रकट होती है तो ये सीधे एक कौशल को पुरस्कृत करती है। प्रशंसा कौशल, यह एक अच्छी बात है। एक पुरुष होने के नाते खजाने का मूल्यांकन करने वालों और प्राचीन वस्तुओं के संग्रहकर्ताओं को कोई पसंद नहीं करता। आप एक नज़र में प्राचीन वस्तुओं की प्रामाणिकता और राजवंशों को देख सकते हैं। क्या ये घर का स्वर्णिम शिष्य नहीं है? क्या इस कौशल के साथ प्राचीन वस्तुओं की गली में बगल में चलना संभव नहीं होगा? कौशल को सक्रिय करो। अर्जुन सक्सेना ने मन ही मन एक निर्देश जारी किया। पलक झपकते ही अर्जुन सक्सेना को साफ महसूस हुआ कि उनके शरीर में, खासकर उनकी आंखों में, स्पष्ट बदलाव आ गए हैं। उनकी दृष्टि साफ हो गई है। साथ ही मस्तिष्क में प्राचीन कलाओं जैसे चीनी मिट्टी की चीजें, कांसे की कलाकृतियां, प्रसिद्ध सुलेख और चित्रकला आदि के बारे में भी काफी जानकारी है। लिविंग रूम की दीवार पर मकान मालिक द्वारा छोड़ी गई एक लटकती हुई पेंटिंग है, जिस पर सुलेख शिलालेख हैं, जिसे अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने पहले विशेष रूप से पढ़ा है, और नीचे झांग दाकियान की मुहर छोड़ी गई है। अनन्या शर्मा ने उस समय कहा था कि उन्हें नहीं पता कि ये बात सच है या नहीं। अगर इसकी कीमत वाकई में कुछ होती तो मकान मालिक इसे यहाँ क्यों नहीं रखते? इस समय अर्जुन सक्सेना ने सुलेख और चित्रकला पर नजर डाली और उसके मस्तिष्क में तुरंत प्रतिक्रिया हुई और उसकी नज़र स्वतः ही समस्याग्रस्त स्थान पर पड़ गई। ये सुलेख और पेंटिंग नकल हैं, लेकिन नकल बहुत अच्छी है। कुछ शब्दों के विवरण में कुछ छोटे विवरणों को छोड़कर अन्य स्थानों पर लगभग कोई दोष नहीं है। सबसे बड़ी समस्या कागज की समस्या है। श्री झांग दाकियान का 1983 में निधन हो गया, लेकिन इस चित्र में पात्रों में प्रयुक्त चावल का कागज 1980-1990 के बीच निर्मित जापानी शैली का पुराना जुबान है,
और वे जिन पात्रों की नकल करते हैं वे श्री झांगडकियान के मध्य आयु वर्ग के कार्य हैं जो समय के अनुसार भिन्न हैं। अर्जुन सक्सेना ने ये जानकारी तुरंत देखी। उन्हें और भी हैरानी इस बात से हुई कि सिस्टम के मुख्य खजाना मूल्यांकन फंक्शन में वास्तव में एक स्वचालित मूल्यांकन फंक्शन भी था। अगर उनके सामने सुलेख और पेंटिंग असली होती तो उनकी कीमत 8 लाख रुपये होती। 10 लाख और उनमें से ज़्यादातर की एक कीमत होती है और कोई बाजार नहीं होता, लेकिन यह नकली है क्योंकि यह अभी भी असली है, लेकिन कागज़ पर यह और भी खराब है, इसलिए इसे केवल कुछ हज़ार से लेकर दसियों हज़ार में बेचा जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा पक्ष बारीकियों को समझता है या नहीं। अर्जुन सक्सेना, क्या देख रहे हो? अनन्या शर्मा ने उसकी नज़र दीवार पर डाली। उसे यह बहुत अजीब लगा कि अर्जुन सक्सेना हमेशा उसके साथ ही रहता था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि अर्जुन सक्सेना किसी न किसी रूप में अलग है। मैं दीवार पर लगी इस पेंटिंग को देख रहा हूँ, अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनन्या शर्मा ने सोचा, सुलेख और चित्रकारी, क्या हमने पिछली बार नहीं देखी थी? मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। इंटरनेट पर मिली तस्वीरों से तुलना करें तो लगता है कि यह सच है, लेकिन चूंकि मकान मालिक ने इसे यहाँ रखा है तो ये झूठा ही होगा। खैर, वरना मकान मालिक इतनी कीमती चीज़ किराए के घर में क्यों रखेगा, और अगर वह टूट भी जाए तो ज़्यादा पैसे तो नहीं लगेंगे। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और सिर हिलाया, हाँ, यह नकली है। हो, क्या आपको यकीन है? अर्जुन सक्सेना, क्या आपको कुछ गलत लगा? अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा को पेपर और विवरण के बारे में बताया, और अनन्या शर्मा जितना अधिक सुनती गईं उतना ही अधिक आश्चर्यचकित होती गईं। अर्जुन सक्सेना, आप देख सकते हैं कि यह पेपर कितना प्रोफेशनल है। अनन्या शर्मा ने आश्चर्य से पूछा। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाल ही में जब मेरे पास करने को कुछ नहीं था, मैंने प्राचीन वस्तुओं और खजानों के पहलू का अध्ययन किया है। अनन्या शर्मा और भी हैरान थीं। आजकल अर्जुन सक्सेना की तरह वह भी पढ़ाई और नौकरी दोनों कर रही हैं, और अर्जुन सक्सेना उनसे ज़्यादा व्यस्त हैं। उन्हें सैन किंझाई और शैम्पू फैक्ट्री का काम संभालना है। लूबू के खिलाफ अंग्रेज़ों का युद्ध, जब वह ठीक हैं तो कहाँ से आ गए? अनन्या शर्मा ने सोचा कि यह अविश्वसनीय है, और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि अर्जुन सक्सेना थोड़े से शोध से इतना कुछ समझ सकते हैं। वह दिल से अर्जुन सक्सेना पर विश्वास करती थी, इसलिए जब उसने अर्जुन सक्सेना को ये कहते सुना तो अनन्या शर्मा को ज़रा भी संदेह नहीं हुआ, बल्कि उसने बस भाव से कहा, अर्जुन सक्सेना, मैंने पाया कि तुम सचमुच अद्भुत हो। शुरुआत में मुझे हमेशा लगता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं बचपन से ही एक अकादमिक गुरु रहा हूँ। मैं सब कुछ दूसरों से ज़्यादा तेज़ी से सीखता था और मेरी समझने की क्षमता ज़्यादा मजबूत थी, लेकिन आपको जानने के बाद मुझे पता चला कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपके ये आसमान छूते हुनर दरअसल खुद सीखे हुए हैं। और हाँ, प्राचीन वस्तुओं की कद्र करने के लिए बहुत अनुभव और ज्ञान की ज़रूरत होती है। इतनी जटिल चीज़ आप खुद सीख सकते हैं। यह अविश्वसनीय है। उसके निराश चेहरे को देखकर अर्जुन सक्सेना ने जल्दी से उसके छोटे से सिर को छुआ और कहा, क्या ये बेहतर नहीं है कि आपके पति अधिक शक्तिशाली हों? इस प्रश्न ने उसे तुरंत रोक दिया। अनन्या शर्मा ने मुंह बनाया और अंत में सिर हिलाया। मैं इस बारे में झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि यह अच्छा लगता है और मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अर्जुन सक्सेना, अब आप प्राचीन वस्तुएं देख सकते हैं। ये बहुत प्रभावशाली है। वरना चलिए प्राचीन वस्तुओं के शहर चलते हैं। आप सच और झूठ में अंतर बता देंगे, इसलिए हमें धोखा दिए जाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने नए घर के लिए कुछ अच्छे आभूषण चुनने जा रही थी। हालांकि घर अभी निर्माणाधीन है, मैं वास्तव में इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। मैं अपने नए घर की योजना बनाने में कड़ी मेहनत कर रही हूँ, और मुझे पसंद आने वाले बहुत सारे मुलायम फर्नीचर पहले ही शॉपिंग कार्ट में डाल दिए गए हैं। मुझे लगता है कि हमारे नए घर को ज़रूर बहुत सारी सजावट की ज़रूरत होगी। प्राचीन वस्तुओं के शहर में जाकर कुछ उपयुक्त सजावट ढूंढो, और जब लोग घर पर होंगे तो उनकी आंखें ज़रूर चमक उठेंगी। अनन्या शर्मा का प्रस्ताव सुनकर अर्जुन सक्सेना ने तुरंत सिर हिला दिया। संयोगवश वह भी उन कौशलों को आजमाना चाहता था जिन्हें सिस्टम ने पुरस्कृत किया था, और शायद उसे कुछ अच्छा दिख जाए। इसलिए अगली सुबह दोनों मुंबई के एंटीक स्ट्रीट गए। लगभग हर शहर में ऐसी कोई न कोई गली ज़रूर होती है। गली से लेकर गली के आखिर तक सब जगह प्राचीन वस्तुएं खरीदने के लिए होती हैं। दोनों तरफ दुकानें हैं, और बीच में कुछ छोटी मोटी दुकानें और ठेले भी हैं जहां पुरानी चीज़ें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। हालांकि
हाल के वर्षों में जैसे जैसे प्राचीन वस्तुओं का बाजार बढ़ता जा रहा है, असली चीज़ें बहुत कम रह गई हैं और उनमें से कई तो दोबारा बेची जाती हैं। ये पहचानना बहुत मुश्किल है कि असली है या नकली। जान पहचान वाले तो होते ही हैं, वरना कत्ल के लिए तैयार रहो। सड़क पर खड़ी अनन्या शर्मा ने भीड़ को देखा और अचानक थोड़ी घबरा गईं। उसने अर्जुन सक्सेना का हाथ पकड़ रखा था, उसकी हथेली थोड़ी पसीने से भीगी हुई थी। अर्जुन सक्सेना, एंटीक स्ट्रीट में बहुत सारे लोग हैं। अर्जुन सक्सेना ने उसकी घबराहट भांप ली, मुस्कुराते हुए कहा, वाह, एंटीक स्ट्रीट में सामान खरीदने से ज़्यादा बेचने वाले लोग हैं। यहाँ हर दिन बहुत चहल पहल रहती है। अनन्या, घबराओ मत। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं घबराई नहीं हूँ, लेकिन हम सहमत हुए, हम इसे बाद में देखेंगे। आप इसे तब नहीं खरीद सकते जब आप इसे देखते हैं। प्राचीन वस्तुओं के लिए पानी बहुत गहरा है। हालांकि आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन आप डरते भी हैं, ये गलत है। इसलिए कुछ खरीदते समय हमें एक दूसरे को याद दिलाना होगा और आवेगी नहीं होना चाहिए। आज सुबह उसने कई बार यह बात कही थी। अर्जुन सक्सेना ने धैर्यपूर्वक सुना और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसके हुनर को सिस्टम द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। हालांकि यह केवल एक प्राथमिक हुनर है, लेकिन इस छोटी सी प्राचीन गली से निपटने में उसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए अब वह बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं है। अनन्या शर्मा को एंटीक स्ट्रीट में ले जाते हुए अर्जुन सक्सेना ने कुछ कदम आगे बढ़ने से पहले ही महसूस किया कि बहुत सी निगाहें उनका पीछा कर रही हैं। ये स्थिति भी सामान्य है। एंटीक स्ट्रीट में इन लोगों के पास खरीदारों से ज़्यादा विक्रेता हैं और ये मूल रूप से जाने पहचाने चेहरे हैं। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा की तरह पहली बार ये भी बड़े लोगों के निशाने पर ज़रूर होंगे। जैसे ही वे कुछ दुकानों के पास से गुजरे, उनके पीछे खड़े दुकान मालिकों ने बातचीत शुरू कर दी। कच्चा चेहरा, एक छोटे कद के बॉस ने तरबूज के बीज कुतरते हुए पूछा। उसके बगल वाली दुकान में बैठे मध्यम आयु वर्ग के मालिक ने सिर हिलाया और कहा, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मोटे बॉस ने फिर कहा, तुम काफ़ी जवान दिखते हो, क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइन में बुजुर्ग लोग भी हैं। इतना जवान और सुंदर जोड़ा मैंने हाल ही में लाइन में हवा की आवाज़ नहीं सुनी। अधेड़ उम्र के बॉस ने अपनी ठुड्डी को छुआ और कहा, एक बच्चा जिसने दुनिया नहीं देखी। ये तो मोटी भेड़ है। लाओ हो, क्या तुम गोली नहीं चलाओगे? मोटे बॉस की आंखें तुरंत उत्तेजित हो गईं। बॉस हु ने अर्जुन सक्सेना और अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, कोई जल्दी नहीं है, बस इंतजार करो और देखो। तुम सच में बहुत सावधान हो। बाद में अगर मोटी भेड़ किसी और परिवार को लग जाए तो तुम बस इंतजार करो और रो, मैं देखने जा रहा हूँ। मोटा बॉस अपनी बात खत्म करने के बाद अर्जुन सक्सेना और अन्य लोगों की ओर दौड़ा। सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, तुम दोनों क्या कर रहे हो? खेल एक प्राचीन शब्दावली है जिसका अर्थ है वह जो आप आमतौर पर इकट्ठा करते हैं। अर्जुन सक्सेना ने मोटे बॉस की ओर देखा, जो मुस्कुरा रहे थे, सरल और दयालु दिख रहे थे, लेकिन उनकी संकुचित आंखों में बहुत सारी बारीकियां थीं, जो पहली नज़र में आसान नहीं थीं। अर्जुन सक्सेना ने कहा, जो खेलने लायक है वह सब खेलो। दूसरे पक्ष को शब्दजाल समझ आ रहा था, लेकिन इस जवाब ने मोटे बॉस को थोड़ा अनिश्चित बना दिया। आमतौर पर ज़्यादातर प्राचीन वस्तुओं की अपनी रुचियां और पसंद होती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों को सुलेख और पेंटिंग इकट्ठा करना पसंद होता है, कुछ लोगों को चीनी मिट्टी की चीज़ें इकट्ठा करना पसंद होता है, और कुछ लोगों को कांसे के बर्तन या ऑर्गन में रुचि होती है। रुचि की वस्तु, बेशक ऐसे लोग भी हैं जो हर चीज़ में खेलते हैं, लेकिन वे अमीर लोग हैं जो प्राचीन वस्तुओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। सामने अर्जुन सक्सेना की उम्र 20 के आसपास थी। मोटे बॉस को लगा कि भले ही सामने वाला कुलीन परिवार का हो, पर यह उम्र शायद बहुत ज़्यादा ऊंची सोच वाली है। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या दोनों बॉस मेरे स्टोर पर आकर देखना चाहेंगे? मेरे स्टोर में सब कुछ है और सब बेहतरीन सामान है। चलो देखते हैं। अर्जुन सक्सेना ने उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है, आप आगे बढ़ें। जब मोटे बॉस ने देखा कि उसने इतनी आसानी से वादा कर दिया, तो उसे और भी यकीन हो गया कि इन दोनों नौजवानों के पास शायद लेहे खरीदने के लिए पैसे होंगे। लगता है आज ये खूब पैसा कमाएंगे। मोटा मालिक खुशी खुशी उन्हें अपनी दुकान पर ले गया। जब वह दरवाजे के पास से गुजरा तो लाओहू अभी भी अपनी दुकान के दरवाजे पर खड़ा था। मोटे आदमी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सम्मानित अतिथि लाओहू आ गए हैं, क्या तुम आकर देखना चाहोगे?
लाओ हू ने उसकी ओर देखा, मुड़ा और अपने कमरे में प्रवेश किया। फैटी को इसकी परवाह नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा को अंदर बुलाया। दुकान में प्रवेश करने के बाद मोटे आदमी ने तुरंत उन्हें विनम्रता से बैठने के लिए कहा और यहाँ तक कि पीछे जाकर लोगों से चाय लाने के लिए भी कहा। मोटे बॉस को जाते देख अनन्या शर्मा ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, अर्जुन सक्सेना, ये बॉस तो बहुत ही ज़्यादा जोश में है। क्या इसकी वजह यह है कि हम इतने छोटे हैं और हमसे झूठ बोलना चाहते हैं? अर्जुन सक्सेना ने शांति से उसके हाथ के पीछे थपथपाया और धीरे से कहा, डरो मत अनन्या, ये निश्चित नहीं है कि बाद में कौन कष्ट उठाएगा। उनके आत्मविश्वास से भरे रूप को देखकर अनन्या शर्मा ने हल्के से सिर हिलाया और उनके चेहरे पर एक शीतलता भरी सुंदरता बना दी, जिससे वह और भी अकल्पनीय प्रतीत हो सकें। मोटा मालिक जल्द ही वापस आ गया। वह आदमी गर्म चाय लाया और उसके हाथ में कुछ डिब्बे थे। बॉस ने डिब्बा मेज पर रखा और ढक्कन खोलकर अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा को दिखाया। पहले डिब्बे में एक छोटा फूलदान था, दूसरे डिब्बे में लुगदी से ढके कांसे के 2 प्याले थे और तीसरे डिब्बे में एक छोटा फूलदान था। यह एक सुलेख है। अर्जुन सक्सेना ने पहले छोटे फूलदान और कांसे के कप पर नजर डाली और अचानक ही उसकी हंसी छूट गई। मुझे डर है कि बॉस ने गलतफहमी जताई है। क्या आपके स्टोर में यही ताज़ा सामान है? ये तो बस कुछ लाइसेंसी सामान है जिन्हें टेबल पर नहीं लाया जा सकता। तथाकथित लाइसेंस प्राप्त उत्पाद प्राचीन बाजार की प्रतिक्रिया में कुछ कलाकारों और कला प्रसंस्करण कारखानों द्वारा निर्मित कुछ बड़े पैमाने पर उत्पादित निम्न गुणवत्ता वाली कलाकृतियों को संदर्भित करते हैं। मोटे बॉस ने अर्जुन सक्सेना की यह बात सुनी, उसकी आंखें हल्की सी चमक उठीं और उसने जल्दी से सामने के दोनों बक्से बंद कर दिए। ये दोनों चीज़ें सिर्फ बॉस के देखने के लिए हैं। बेशक ये कोई महंगी चीज़ नहीं है। मुख्य बॉस ने कहा कि तुम हर चीज़ से खेल रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कुछ देर के लिए क्या निकालूं। इस तरह चूंकि बॉस भी एक पारखी है तो मैं इन सभी को दूर रखूंगा और बॉस अंतिम सुलेख और पेंटिंग को देखेंगे। यह एक वास्तविक तेज उत्पाद है। ये कहते हुए मोटे बॉस ने उस आदमी से कहा कि वह सामने के दोनों डिब्बे हटा दे, सिर्फ आखिरी सुलेख और पेंटिंग ही रहने दे। सुलेख और पेंटिंग खोलने से पहले मोटे बॉस ने दस्ताने भी निकाले और काम सुचारू रूप से चलता रहा। जियांग जिहाओ ने उन्हें मेज पर खोलकर अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा के सामने रख दिया। बॉस, इसे देखो, यह एक वास्तविक शीर्ष पायदान उत्पाद है। ये जोंगटांग का काम है, ये है। इससे पहले कि मोटा बॉस बोलना समाप्त कर पाता, अर्जुन सक्सेना ने फिर से अपना सिर हिलाया। नकली? बॉस की दुकान में तो ऐसा सामान नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर हमें वहां देखने की जरूरत ही नहीं है। अर्जुन सक्सेना उठने ही वाले थे कि मोटे बॉस ने झट से उन्हें रोक दिया। गुस्सा मत हो बॉस, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये कैलीग्राफी और पेंटिंग एक हाई एंड प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत महंगे दामों पर मिला है। बॉस ने इसे ध्यान से देखा ही नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या ये नकली है? अर्जुन सक्सेना ने ड्राइंग पेपर पर नजर डाली और सीधे कहा, आपने कहा कि यह सुलेख और पेंटिंग मध्य तांग राजवंश का काम है, लेकिन इस सुलेख और पेंटिंग में इस्तेमाल किया गया चावल का कागज बाद की पीढ़ियों का कागज है। 20% पुआल, बाद की पीढ़ियों का रजाई का कागज भी 50% चंदन की खाल और 50% पुआल है। ये रजाई का कागज बाद की पीढ़ियों द्वारा बनाया गया लगता है, इसलिए इस काम को पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यह मध्य तांग राजवंश का काम नहीं हो सकता। मोटा बॉस एकदम हक्का बक्का रह गया। उसने एक आवर्धक लेंस निकाला और सामने रखी सुलेख और पेंटिंग को गौर से देखा। गौर से देखने पर उसे कागज में ही गड़बड़ी का पता चला। मोटे बॉस ने मुंह में लार भर ली और जब उसने अर्जुन सक्सेना की ओर देखा तो उसकी आंखें बदल गईं। हालांकि वह सचमुच अर्जुन सक्सेना की कलाकृति को एक अधूरा काम मानता था, ये सुलेख और पेंटिंग दुकान में कोई बेहतरीन चीज़ नहीं थी, फिर भी उसने इस पेंटिंग के लिए सचमुच बहुत पैसे दिए। हालांकि वह जानता था कि यह नकली है, वह ये भी जानता था कि यह एक बेहतरीन नकल है। यह मध्य तांग राजवंश की कृति नहीं है, लेकिन कम से कम ये सोंग राजवंश की है। साधारण पारखी लोगों के लिए इस तरह की नकली और असली कृतियों के बीच अंतर करना कठिन है। आखिरकार ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जिन्होंने कागज पर ध्यान दिया हो और उसके सामने वाला युवक एक नज़र में समस्या देख सकता है। ये वास्तव में आसान नहीं है। मोटा बॉस सतर्क हो गया, जल्दी से अपने सामने रखी सुलेख और पेंटिंग्स हटा दी और सामने वाले से गंभीरता से बोला, लगता है आज किसी विशेषज्ञ से मुलाकात हो गई।
आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद बॉस। सच कहूँ तो इस बार मेरी आंख भी मुक्का मार गई। इस तरह मेरे स्टोर में इन चीज़ों के मालिक इन्हें सहजता से देख सकेंगे। चलिए बात करते हैं कि आपको क्या पसंद है। मोटे बॉस को पहले लगा था कि अर्जुन सक्सेना जवान है और वो उसे बेवकूफ़ बनाकर कुछ चीज़ें ढूंढकर खूब पैसा कमाना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि अर्जुन सक्सेना एक पारखी है। अब क्या ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं है? अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा उस दुकान में खरीदारी करने गए। अनन्या शर्मा इन चीज़ों की असलियत तो नहीं समझ पाती थी, लेकिन जब भी कुछ देखती तो अर्जुन सक्सेना से पूछ लेती। दोनों के बीच बहुत सारा काम था और मोटा बॉस बहुत करीब आने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए वह केवल उन दोनों के बीच की बातचीत सुन सकता था। बॉस को छूते हुए उसने जो शब्द कहे उनसे उसे अंदाज़ा हो गया कि इस लड़की को प्राचीन वस्तुओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। यह एक खूबसूरत लड़का था। हालांकि वह जवान दिखता था, पर उसे बहुत कुछ पता था। स्टोर में ये वस्तुएं मिश्रित गुणवत्ता की हैं, कुछ लाइसेंस प्राप्त हैं और कुछ उच्च श्रेणी की हैं। लेकिन अर्जुन सक्सेना चाहे जो भी चुने, मोटे बॉस को लग रहा था कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। आखिरकार उन्हें आने वाली चीज़ों की आरक्षित कीमत पता थी। जब तक अंत में थोड़ा बहुत कमा सको, सौदा अच्छा ही है। अगर किसी पारखी से सामना हुआ तो कम कमाओगे और अगर किसी मोटी भेड़ से सामना हुआ तो ज़्यादा जोर से कटोगे। अर्जुन सक्सेना की काबिलियत देखकर मोटा बॉस मानसिक रूप से तैयार हो गया, तो चलो आज जमकर कमाई की जाए। ये देखकर कि अर्जुन सक्सेना दुकान में कुछ कुतिया के सामने थोड़ी देर तक रुका रहा, मोटा मालिक अपने आंतरिक विचारों में और अधिक दृढ़ हो गया। लेकिन अर्जुन सक्सेना ने उन तीखे सामानों की मांग नहीं की, बल्कि एक सफ़ेद चीनी मिट्टी के सौंदर्य तकिए के सामने खड़े हो गए। बॉस, मुझे ये सफ़ेद चीनी मिट्टी का सौंदर्य तकिया पसंद है, कृपया मुझे इसकी कीमत बताएं। अर्जुन सक्सेना ने अचानक आवाज़ लगाई और मोटा बॉस एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह स्टोर में कुछ उच्च स्तरीय वस्तुएं बेचने के लिए पहले से ही तैयार था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अंत में अर्जुन सक्सेना ने स्टोर में एक बदबूदार वस्तु मांगी थी। ये बदबूदार भी प्राचीन वस्तुओं की दुनिया में एक शब्दजाल है। इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें खरीदे जाने के बाद से बिक नहीं पाई हैं। उनकी कीमत कई बार गिर चुकी है, फिर भी कोई खरीद नहीं पाया है। जो सामान काफ़ी समय से रखा हुआ है वह आमतौर पर बदबूदार होता है और असली पारखी उसे पढ़ नहीं पाते। ताज़ा सामान सबको पसंद आता है, लेकिन अर्जुन सक्सेना को ये पसंद आ गया। मोटा बॉस थोड़ा अनिश्चित है। जाहिर है कि इस युवक ने अभी जो कहा और जो क्षमता दिखाई वो किसी विशेषज्ञ जैसी है। आपको ये बदबूदार प्रोडक्ट अभी क्यों पसंद आ रहा है? बॉस एक व्यापारी है, हालांकि कुछ मतभेद हैं, फिर भी उसका हाव भाव हमेशा जैसा ही है। मोटे बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस की नज़र अच्छी है, यह एक अच्छी वस्तु है, सोंग दिंग्याओ का सौंदर्य तकिया। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ कहा वह सब व्यर्थ था। सोंग राजवंश के दिंग्याओ का ब्यूटी पिलो पहले भी नीलामी में 32 करोड़ में बिका था। क्या आप ये नहीं कहना चाह रहे कि यही है ना? चूंकि आप यह व्यवसाय ईमानदारी से नहीं करना चाहते, तो चलिए कहीं और देखते हैं। अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा को बाहर ले गए और मोटे बॉस ने जल्दी से उन्हें रोक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, बॉस एक मिनट रुको। ओह हेलो, मैं आज एक विशेषज्ञ से मिला हूँ। चिंता मत करो, मैं अगली बार तुमसे ज़रूर बात करूँगा। ये सफ़ेद चीनी मिट्टी का ब्यूटी पिलो बेशक नीलामी वाला नहीं है, लेकिन ये ब्यूटी पिलो काफ़ी खूबसूरत है और बॉस ने इसे ज़रूर देखा होगा। अब ये कुछ सालों से एक पुरानी चीज़ है, यह अच्छी चीज़ होगी। अर्जुन सक्सेना फिर रुका, मोटे बॉस की तरफ देखा और बोला, नकली सामान कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह नकली ही होता है। मोटे मालिक ने बार बार सिर हिलाया। हाँ मालिक सही है, लेकिन यह नकली भी अच्छे और बुरे में विभाजित है। ये सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन सौंदर्य तकिया, मैंने इसे बार बार देखा है। ये वास्तव में एक समान अवधि की नकल है, इसलिए हालांकि यह नहीं है वह नीलामी वस्तु भी एक पुरानी प्राचीन वस्तु है। यह अर्धसत्य है। ये सफ़ेद चीनी मिट्टी का सौंदर्य तकिया, उसने इसे सचमुच ध्यान से पढ़ा है। ये सोंग दिंग भट्टे के काम से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन में कुछ धुंधली नीली रेखाएं हैं और सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन में कुछ धुंधले पैटर्न हैं। अशुद्धियाँ उच्च श्रेणी की नहीं होती। और क्योंकि दिंग्याओं में सफ़ेद जैद सौंदर्य तकिया ऑस्ट्रेलियाई नीलामी में 320 मिलियन की ऊंची कीमत पर बेचा गया
था। प्राचीन दुनिया में लगभग हर कोई यह जानता है, इसलिए आपके सामने सफ़ेद सुंदरता को करीब से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाने कि यह नकली है। यही कारण है कि जब वे चीज़ें ले जाते हैं तो दुकान में उनमें से बदबू आने लगती है। अर्जुन सक्सेना ब्यूटी पिलो के पास लौटकर बोले, क्या कीमत है? मोटा बॉस अब अर्जुन सक्सेना को लेकर थोड़ा उलझन में है। सामने वाला तो पारखी है, पर उसने दुकान में मौजूद बदबूदार को ही चुना। हो सकता है उसमें थोड़ा हुनर हो, पर उसके पास पैसे नहीं हैं। बॉस तो एक्सपर्ट है, आपने तो दाम बता दिया। मोटे बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके मन में कुछ पैसे कमाने का विचार तो था, लेकिन वह उत्पाद बेचना भी चाहता था। आखिरकार अगर वह उसे नीचे रखता तो उसे उसके हाथों में ही फेंक सकता था। अर्जुन सक्सेना ने उंगली आगे बढ़ाई। उसके हाव भाव देखकर मोटे बॉस ने भौहें चढ़ाकर कहा, बॉस, इस पार्टी की कीमत चाहे कुछ भी हो, चुकाई नहीं जा सकती। एक तरफ अर्जुन सक्सेना जानता था कि एंटीक स्ट्रीट में एक पार्टी 10,000 रुपये की होती है। दरअसल अभी उसकी परीक्षा थी। उसके दिल में 10,000 रुपये की कीमत थी। स्वाभाविक रूप से उसने पहले ही देख लिया था कि यह उत्पाद क्या है, लेकिन मोटे मालिक का रवैया स्पष्ट रूप से इस उत्पाद के बारे में आशावादी नहीं था, इसलिए उसने इस कीमत पर बोली लगाने का साहस किया। आखिर में बॉस बोली लगाने वालों में से सिर्फ एक था। लगता है इस आदमी के सामने वाला मोटा बॉस आंख में है। ये बात समझकर अर्जुन सक्सेना उसकी अभिव्यक्ति को समझ नहीं पाए और मायावी भाव से बोले, मैं आपको कीमत बता देता हूँ, बाकी आप सोच लीजिए। मैं आज यहाँ मुख्य रूप से घर में सजावट के लिए कुछ चीज़ें चुनने आई हूँ। मैं यहाँ उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं खरीदने नहीं आई हूँ। मोटे बॉस को अचानक समझ आ गया। ऐसा लगा कि उसने आधा अनुमान ही सही लगाया था। अर्जुन सक्सेना वाकई एक विशेषज्ञ हैं, लेकिन अनुमान है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। पहले तो उन्होंने सोचा था कि अर्जुन सक्सेना खरीद फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि वह बस कुछ नकली कलाकृतियां खरीद कर घर पर रखकर दिखावे के लिए रखना चाहते हैं। मोटे मालिक ने स्थिति भांपते हुए तुरंत कहा, मालिक, आपने जो दाम दिया है वह बिक नहीं सकता। मुझे तो वह दाम भी नहीं मिल रहा। मैं घाटे का धंधा नहीं कर सकता। देखो ये नंबर कैसा है। मोटे बॉस ने अपना हाथ बढ़ाया और 10 बना दिया। 10 दिशाएं 1 लाख होती हैं। उसे यह सफ़ेद चीनी मिट्टी का सौंदर्य तकिया एक युवक से मिला था। अनुमान है कि यह घर में कोई पुराना सामान होगा। युवक को यह बनाना नहीं आता था और उसके पास पैसे की कमी थी। उसने 8 वर्ग मीटर की कीमत लगाई और दूसरे पक्ष ने तुरंत हंगामा मचा दिया। अब जब इतने दिनों से माल प्रेषण में था तो वो भी बहुत आया। ऊपर से अर्जुन सक्सेना जानकार हैं, इसलिए उन्होंने ज़्यादा दाम नहीं दिए। अर्जुन सक्सेना ने जब ये सुना तो वह बहुत खुश हुए। ऐसा लग रहा था कि आज उन्हें इसकी कमी खलेगी। 10 फैंग। बॉस को यकीन है कि यही रिजर्व प्राइस है। अर्जुन सक्सेना ने एक अजीब सी मुस्कान दी। मोटे मालिक ने बेबसी से कहा, यह वास्तव में आरक्षित मूल्य है। आप एक पारखी हैं और मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। शुरुआत में यह इसी कीमत पर था, लेकिन दुर्भाग्य से यह कभी नहीं बिका। इसलिए मैं आपको कुछ नहीं देता। बेशक उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ होगा, लेकिन कीमत उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। तो अर्जुन सक्सेना ने खुश होकर कहा, ठीक है, तो आपने जो कीमत बताई है उसके अनुसार व्यापार करने के लिए दरवाजा खोलो। आप मालिक को एक पैसा भी नहीं कमाने दे सकते। मोटे बॉस ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आकर शेल्फ पर रखा ब्यूटी पिलो और डिब्बा उतार दिया। अर्जुन सक्सेना ने पैसे दिए और एक हाथ से तकिया खरीदा और दूसरे हाथ से डिलीवरी की। अर्जुन सक्सेना सामान लेने के बाद अनन्या शर्मा को लेकर चला गया। मोटे बॉस ने खुद उसे बाहर भेजा और वापस आने से पहले कुछ कदम उसके साथ चला। जैसे ही वह वापस आया, उसने देखा कि लाओहू बगल वाले दरवाजे पर टिका हुआ है। उसकी नज़र अर्जुन सक्सेना और उसके हाथ में रखे बक्से पर पड़ी। तुमने क्या बेचा? बूढ़े हू ने पूछा। मोटे मालिक ने आह भरी आंखें घुमाई और कहा, छोड़ो भी, मैंने तो सोचा था कि यह मोटी भेड़ है, पर यह तो पारखी निकली। शुक्र है, आज मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरी दुकान में जो नकली डिंकिलन सफ़ेद पोर्सिलेन ब्यूटी पिलो है, क्या आपको उसकी कोई छाप है? इसे कई सालों से इकट्ठा किया जा रहा है। खबर सामने आई तो सबको पता चल गया कि यह नकली है और किसी ने इसे कभी नहीं खरीदा। आखिरकार अभी अभी खरीदा गया। हालांकि मैंने 20,000 रुपये कमाए हैं, पर बेहतर है कि इसे अपने हाथों में न लूं।
ये सुनने के बाद लाओ हू ने कुछ देर सोचा और कहा, क्या ये केवल विविध रंगों वाला सौंदर्य तकिया है? हाँ, मैंने भी तुम दोनों को साथ में देखने को कहा था। मोटे बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा। लाओ हू की अभिव्यक्ति बदल गई और उन्होंने कहा, मुझे वह सौंदर्य तकिया याद नहीं है यदि आप इसका उल्लेख नहीं करते हैं, लेकिन फैटी, मैंने हाल ही में एक सोंगजी भट्ठा उठाया है, लेकिन ये कुछ हद तक उसी के समान है, और यह सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन में भी है। ठीक रेखाएं। पहले तो मुझे लगा कि यह कोई खराब सामान है, पर मैं इसे लेने को तैयार नहीं था, लेकिन संयोग से एक बॉस जो अक्सर मेरी दुकान से चीज़ें खरीदता है, वहाँ आया हुआ था। वह सोन पोर्सिलेन का विशेषज्ञ है। उसने कहा कि यह गेयाओ का बना हुआ हो सकता है। इसका पैटर्न कोई खराब नहीं, बल्कि पुराना है। आम बोलचाल में इसे सोने का तार कहते हैं, सुनहरा तार। ये क्या है? ये अनन्या शर्मा ने पूछा था। अर्जुन सक्सेना ने उसे समझाया, सुनहरे तार और लोहे के तार चीनी मिट्टी के बर्तनों में प्राकृतिक दरारों को दर्शाते हैं। सोंग राजवंश के गे भट्टी के चीनी मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी में बहुत सारा लोहा होता है, इसलिए इसके निकलने के बाद प्राकृतिक रूप से दरारें पड़ना स्वाभाविक है। पहले तो सबको लगा कि ये खराब उत्पाद हैं। बाद में पता चला कि ये छेद सिर्फ एक सतही हिस्सा था और इस्तेमाल पर कोई असर नहीं डालता था। चूंकि हर छेद अनोखा था, इसलिए इसे गोल्डन वायर कहा गया। अनन्या शर्मा ने पलकें झपकाईं और कहा, तो आप शुरू से ही बता सकते थे कि यह सोंग राजवंश का काम है। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और सिर हिलाया। तो फिर बॉस को सिर्फ 1 लाख की ही ज़रूरत कैसे हो सकती है? सोंग राजवंश की चीज़ें पुरानी प्राचीन वस्तुएं हैं, और अगर आप कहें कि ये 5 मशहूर भट्टों में बनती हैं, तो क्या प्राचीन वस्तुओं की दुकान का बॉस भी इसे गलत मानेगा? अनन्या शर्मा सोच में पड़ गईं। प्राचीन वस्तुओं के लिए ज्ञान, दृष्टि और प्रतिभा भी बहुत ज़रूरी है। नज़र तो कोई भी पा सकता है। इसके अलावा सोंग राजवंश के 5 भट्टों में गे भट्टा सबसे रहस्यमय था, और गे भट्टे से बनी कलाकृतियां मूल रूप से राष्ट्रीय संग्रहालय में हैं। इसलिए दुकान के मालिक को पता नहीं चलता, और यह क्षम्य है। अर्जुन सक्सेना ने धैर्यपूर्वक अपनी पत्नी को समझाया। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, तो अर्जुन सक्सेना, आपके हिसाब से इस ब्यूटी पिलो की कीमत कितनी है? अर्जुन सक्सेना ने कहा, असली प्राचीन वस्तुओं का मूल्य आमतौर पर अथाह होता है। डिंग भट्ठा सोंग राजवंश के आधिकारिक भट्ठे की तरह है, लेकिन गे भट्ठा पहले से ही मौजूद है और अभी तक इसका सटीक पता किसी को नहीं पता है, इसलिए खुदाई में मिली कलाकृतियां और भी दुर्लभ और कीमती हैं। डिंग्याओ से प्राप्त सफ़ेद चीनी मिट्टी का सुंदर तकिया ऑस्ट्रेलिया में हुई नीलामी में 32 करोड़ रुपये की ऊंची कीमत पर बिका। आपके विचार से गेयाओ से प्राप्त इस दुर्लभ सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन की कीमत कितनी होगी? 320 मिलियन। अनन्या शर्मा दंग रह गईं। अर्जुन सक्सेना, तो आज हमें खजाना मिल गया है ना? उसने उत्साह से अर्जुन सक्सेना का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए, उसकी नाक को छुआ और बोले, हाँ, आज सचमुच मेरे मुंह में बहुत बड़ा रिसाव हो गया है। लेकिन क्या हम आज अपने नए घर के लिए सजावट का सामान खरीदने नहीं आए हैं? हम इसे नीलाम नहीं करेंगे। ये कलाकृतियाँ सिर्फ नीलामी और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में ही बिक सकती हैं। इतनी ऊंची कीमत तो हमारी अपनी है। घर की कीमत तो बस एक संख्या है। ये भी बढ़िया है। अनन्या शर्मा ने खुश होकर कहा, हालांकि हम इसे बेचेंगे नहीं, लेकिन इतनी कीमती प्राचीन वस्तुएं घर में रखने से हमारे नए घर की शोभा तो बढ़ ही जाएगी। अर्जुन सक्सेना, आप सचमुच कमाल हैं। लाओ हू की दुकान में फैटी डिंग भट्टी से निकले सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तनों को देखकर दंग रह गया। ये पैटर्न उस ब्यूटी पिलो जैसा ही है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो यह अलग है। क्या ये सोने का तार हो सकता है? फैटी की आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई। लाओ हू ने सिर हिलाया और कहा, ये सही होना चाहिए। हमारी धारणा के अनुसार गे भट्टी से निकला चीनी मिट्टी का बर्तन मूलतः गहरे रंग का होता है, इसलिए जब हम इस तरह का सफ़ेद चीनी मिट्टी का बर्तन देखेंगे तो हम उसे डिंग भट्टी में ज़रूर ले जाएंगे। सोचिए, इसे देखना सामान्य बात है। मोटे आदमी ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहोश होने वाला है। लाओ हू ने उसे लात मारी। ठीक है, सब कुछ पहले ही बिक चुका है, तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तुमने पैसे तो नहीं गंवाए हैं, है ना? फैटी ने उदास चेहरे से अपने नितंबों को ढांक लिया और रोते हुए स्वर में कहा, जियो हू, तुम बिना पीठ दर्द के खड़े होकर बात कर रहे हो। अगर तुमने गे भट्टे से एक दुर्लभ सफ़ेद चीनी मिट्टी का बर्तन 1 लाख रुपये में बेचा होता तो अंदाज़ा है कि तुम मौके पर ही गिर जाओगे।
रो और बेहोश हो जाओ। मैं बस इतना कहूँगा, वो आदमी तो वाकई पारखी है, तो फिर उसे मेरी दुकान वाला क्यों पसंद आएगा। लोग एक नज़र में ही बता देते हैं कि ये कोई बेहतरीन उत्पाद है। लाओ हू ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह घटना तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही हुई है। तुम्हें किसने कहा कि किसी का कच्चा चेहरा देखकर यह सोचो कि सामने वाले को धोखा देना आसान होगा। वैसे क्या आपको दूसरे पक्ष की उत्पत्ति का पता चला है? प्राचीन दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है और वह छोटी उम्र में ही बहुत अच्छा है। लाओ हू ने पूछा। मोटे आदमी ने दुख के भाव के साथ अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि वो लड़का कितना सतर्क है, पर मैंने उसके बगल वाली लड़की को उसे अर्जुन सक्सेना कहते सुना। क्या तुमने ये नाम पहले सुना है? लाओ हू ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये नाम थोड़ा अपरिचित है, लेकिन आज आपको प्राचीन दुनिया में एक योगदान माना जा सकता है। हम आपसे बाद में चर्चा करेंगे और नाम अर्जुन सक्सेना बताएंगे, इसलिए भविष्य में जब भी मिलें ध्यान रखें। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा इस ब्यूटी पिलो को पाकर घर लौट आए। आखिरकार खजानों की खरीदारी मुश्किल से ही होती है। आज उन्होंने एंटीक स्ट्रीट में एक अच्छी चीज़ खरीदी। अगर आप दूसरी चीज़ें देखना चाहते हैं तो मुझे डर है कि यह आसान नहीं है। एंटीक स्ट्रीट के मालिक सभी निजी तौर पर जुड़े हुए हैं। सौभाग्य से उनका नया घर अगले साल तक पूरा नहीं होगा और अभी भी समय है। भविष्य में ऐसी अच्छी चीज़ें धीरे धीरे ही मिल सकती हैं। पलक झपकते ही अक्टूबर का तीसरा हफ्ता आ गया। शनिवार को अनन्या शर्मा ने सुबह सुबह अर्जुन सक्सेना को याद दिलाया कि आज वो गाड़ी का नंबर प्लेट ले सकता है। मुंबई गोबाव की नीलामी हर महीने के तीसरे शनिवार को की जा सकती है। बोली लगाने के 2 समय होते हैं। पहली बोली सुबह 10:30 बजे शुरू होकर 11:30 बजे समाप्त होती है। पहली बोली आधे घंटे के भीतर पूरी करनी होगी। बोली 100 के गुणज में होती है, कम से कम 100, अधिकतम 89,300। 100 से कम और 89,300 से अधिक मूल्य असामान्य बोलियां होती हैं और आमतौर पर अमान्य मूल्य मानी जाती हैं। दूसरी बार मूल्य वृद्धि का समय सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक है। सौदा हो पाएगा या नहीं, यह मुख्य रूप से दूसरी बार मूल्य वृद्धि पर निर्भर करता है। 11:30 बजे के बाद आप जान सकते हैं कि आपने नीलामी जीती है या नहीं। ऐसे में सूचना के अनुसार आप 5 कार्य दिवसों के भीतर भुगतान पूरा करने के बाद सीधे लाइसेंस प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अर्जुन सक्सेना, क्या आपको इस नीलामी की प्रक्रिया पता है? सही कीमत कितनी है? जैसे जैसे 10 बजने वाले थे अनन्या शर्मा घबरा गईं। मैंने पिछले कुछ महीनों में मुंबई में हुए लेन देन मूल्य पर नज़र डाली। सबसे कम कीमत 89,600 है और औसत कीमत 90,000 के करीब है। हम कितनी बोली लगाना चाहते हैं? पहली बोली बहुत कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक खिलाड़ी अधिकतम 2 बार ही बोली बढ़ा सकता है और एक बोली वृद्धि की राशि सिस्टम द्वारा इंगित ऊपरी सीमा का केवल 300 ही हो सकती है। अगर यह गारंटी है कि यह सबसे ज़्यादा होगी तो यह मौका बर्बाद हो जाएगा। अर्जुन सक्सेना ने उसे आश्वस्त करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या, चिंता मत करो, मैंने समय और राशि का हिसाब लगा लिया है। 10 बजे अर्जुन सक्सेना ने मुंबई गोपय ऐप खोला। उस समय वहां पहले से ही बहुत सारे लोग ऑनलाइन थे। ऐप इस्तेमाल करते समय जाहिर तौर पर भीड़ थी। लॉगिन इंटरफेस 2 बार अटक गया। मुंबई में लाइसेंस प्लेट की शूटिंग इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं और लाइसेंस कम हैं। हर लाइसेंस नीलामी में इतने सारे लोग हिस्सा लेते हैं कि लेन देन की कीमत का अनुमान लगाना मुश्किल होता है। इसके अलावा लोगों की बड़ी संख्या के कारण नेटवर्क अक्सर ठप हो जाता है या पूरी तरह से ठप भी हो जाता है। कार्ड बुद्धिमत्ता और हाथ की गति की प्रतियोगिता है। अर्जुन सक्सेना ने ऐप खोलते ही तुरंत बोली नहीं लगाई, बल्कि चुपचाप 10:09 बजे तक इंतजार किया। उन्होंने अपनी घड़ी में समय देखा और 9 मिनट पर 89,000 रुपये की कीमत बताई। समय और राशि का अनुमान वह अपनी कुंडली और कार खरीद के समय के अनुसार लगाते हैं। कीमतों में बढ़ोतरी का दूसरा दौर 11 बजे शुरू हुआ। अर्जुन सक्सेना ने इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। कार्ड लेने वाले सभी लोग जानते थे कि कीमतों में बढ़ोतरी का दूसरा दौर मुख्यतः आखिरी मिनट पर निर्भर करता है। असल में कई लोग 11 घंटे 29 मिनट 56 सेकंड पर थे। बोली लगाने के लिए 57 सेकंड से लेकर आखिरी पूरा हुआ लेन देन तक। अनन्या शर्मा घबराई हुई सी कमरे में चहलकदमी कर रही थी, लेकिन अर्जुन सक्सेना के चेहरे पर शांति थी और वह तीनों छोटे बच्चों के साथ खेलने के मूड में भी था।
अर्जुन सक्सेना, क्या अब हमें जोंग हाई गुओ की फिल्मांकन नहीं देखना चाहिए? इस समय बहुत से लोग पहले ही कीमत बढ़ा चुके होंगे। हमने तो बस सबसे ज़्यादा कीमत नहीं लगाई है। क्या हम पहले कीमत बढ़ाना चाहते हैं? उसका घबराया हुआ रूप देखकर अर्जुन सक्सेना मुस्कुराया और बोला, अनन्या, घबराओ मत, चिंता मत करो, मैंने गिनती कर ली है। बच्चों के साथ खेलने के लिए यहाँ आओ, केशिन ने तुम्हें कई बार बुलाया है। अनन्या शर्मा, जो घबराहट में लाइसेंस प्लेट की तस्वीर ले रही थी, ने ये सुना और फिर उसने देखा कि केशिन मामा को बुला रहा था, इसलिए वह जल्दी से चटाई पर गई और छोटे लड़के को चिढ़ाया। केशिन, आप माँ के बारे में सोच रहे हैं, है ना? केशिन ने चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ लिया। बच्चे के मासूम और प्यारे मुस्कुराते चेहरे को देखकर अनन्या शर्मा को लगा कि आखिरकार उनके अंदर का तनाव दूर हो गया। आरव, आन्या, रिया, तुम तीनों बेरहम बच्चे जरा भी घबराए क्यों नहीं? आज हमारे परिवार के लिए नंबर प्लेट लगवाने का एक बड़ा दिन है। हमारी नई गाड़ियों को नंबर प्लेट मिलेगी या नहीं, यह आज के दिन पर निर्भर करता है। बेशक छोटे बच्चों के पास अपनी माँ की बातों का जवाब देने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने कहा, क्योंकि बच्चे अपने पिता पर बहुत भरोसा करते हैं, मुझे पता है कि मेरे पिता निश्चित रूप से सफल होंगे। जब अनन्या शर्मा ने ये सुना तो वह हंसते हुए बोली, मुझे भी आप पर भरोसा है, लेकिन मैं अभी भी थोड़ी घबराई हुई हूँ। कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तरह मुंबई में लाइसेंस प्लेट लेने की चाहत वास्तव में एक एक तख्ते वाले पुल को पार करने वाले 1000 सैनिकों से कम नहीं है। मुझे पता है, लेकिन आपके पति कौन हैं? आप जानते हैं, मैंने कहा था कि यह हो सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अर्जुन सक्सेना ने खूबसूरती से आंख मारी। अनन्या शर्मा उनसे इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपने होंठ भींच लिए और मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस का मामला पिताजी पर छोड़ दिया जाएगा और माँ आपके साथ खेलेंगी। तीनों छोटे बच्चे आज बहुत आनंद ले रहे थे और अपने खिलौनों के साथ खेलते समय वे सामान्य से अधिक हंस रहे थे। अनन्या शर्मा ने बच्चों को देखकर कहा, लगता है छोटे बच्चों को भी ये एहसास हो रहा है। हमारे परिवार की आज नंबर प्लेट की तस्वीर जरूर लगेगी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। 11:29 पर अर्जुन सक्सेना फिर से मुंबई गोपई में उतरे। इस समय सिस्टम में प्रवेश करना बहुत मुश्किल था, फिर भी अर्जुन सक्सेना ने स्टॉपवॉच पर टिके रहकर 45 मिनट पर सिस्टम में प्रवेश किया और फिर 52 सेकंड पर कीमत बढ़ा दी। एक बार 57 सेकंड पर कीमत दूसरी बार बढ़ा दी गई। 2 बार कीमत बढ़ने के बाद उन्होंने फ़ोन एक तरफ रख दिया। 11:30 बजे के बाद भी अनन्या शर्मा अर्जुन सक्सेना के फ़ोन पर नज़र रखती रहीं। अर्जुन सक्सेना, क्या आपको कार्ड नीलामी समाप्त होने के तुरंत बाद परिणाम पता चल जाएगा? अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया, लगभग, लेकिन सिस्टम में कुछ ही मिनटों में देरी हो जाएगी और टेक्स्ट मैसेज आने में भी कुछ समय लगेगा। अनन्या शर्मा ने अपने होठों को हल्के से भींच लिया, उसकी खूबसूरत आंखें उसके फ़ोन को घूर रही थीं। 11:03 बजे अर्जुन सक्सेना का मोबाइल बज उठा। एक टेक्स्ट मैसेज की आवाज़ थी। अर्जुन सक्सेना को पता था कि आज वह नंबर प्लेट की तस्वीर जरूर ले पाएंगे, इसलिए उन्हें ये टेक्स्ट मैसेज पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने बस फ़ोन अनन्या शर्मा को दे दिया। अनन्या शर्मा ने मन ही मन चिंता और उत्सुकता लिए अर्जुन सक्सेना का मोबाइल फ़ोन चालू किया। जैसे ही उसने मैसेज देखा, वह खुशी से झूम उठी। बहुत बढ़िया, अर्जुन सक्सेना, हमने सचमुच इसे पकड़ लिया। ये कहते हुए उसने तुरंत अर्जुन सक्सेना को उत्साहित होकर गले लगा लिया। उसका खुश शरीर कांप रहा था। बगल में खड़े 3 छोटे बच्चों ने देखा कि उनके माता पिता अचानक एक दूसरे से लिपट गए। वे भी उत्साहित होकर उनके ऊपर चढ़ गए। आन्या और रिया ने अपने माता पिता को थामने की कोशिश की और आरव ने अर्जुन सक्सेना के कपड़े खींचकर ऊपर चढ़ना चाहा, लेकिन आखिरकार वह खड़ा नहीं हो सका और पूरा का पूरा अपने पिता की बाहों में गिर गया। परिवार एक दूसरे से लिपट गया। अर्जुन सक्सेना एक बड़े पेड़ की तरह थे, उनकी मजबूत बाहें उनकी पत्नी की रक्षा कर रही थीं और बच्चों को घेरे हुए थीं। उत्साहित अनन्या शर्मा और खुशी से किलकारियां मारते बच्चों को देखकर उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बहुत बढ़िया, अर्जुन सक्सेना, चलो जल्दी से मेरे माता पिता को खुशखबरी सुनाते हैं। वे भी आज की ताश की नीलामी के नतीजे को लेकर बहुत चिंतित होंगे। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया। पिछली बार जब सुनील सक्सेना और अनीता सक्सेना उनके साथ नई कार खरीदने गए थे, तो उन्होंने कहा था कि इस महीने नंबर प्लेट ले जाना न भूलें और अनन्या शर्मा से भी कहा था कि रिजल्ट बताना न भूलें।
जहां तक सक्सेना के पिता और माता का सवाल है तो वे इस लाइसेंस नीलामी के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, खासकर अर्जुन के पिता। पिछली बार जब वह घर गए थे तो उन्होंने कार खरीदने की बात कही थी, लेकिन अनीता सक्सेना ने उन्हें रोक दिया था। उस समय उन्होंने डैड सक्सेना से कहा था कि जब किन डैड नई कार खरीदेंगे तो वे उन्हें BMW चलाने के लिए देंगे। डैड सक्सेना उस समय बहुत उत्साहित थे। उस दिन डैड सक्सेना को पता चला कि उन्होंने नई कार खरीदी है और वे बहुत खुश हुए। इस बार नीलामी सफल रही और BMW को सीधे मेरे गृहनगर भेजा जा सका ताकि मेरे पिता उसे चला सकें। अनन्या शर्मा ने सुनील सक्सेना और अनीता सक्सेना को संदेश भेजकर खुशखबरी सुनाई, जबकि अर्जुन सक्सेना ने सीधे पापा सक्सेना को फ़ोन किया। हाल के दिनों में उसके माता पिता लगभग अविभाज्य हैं और दोनों हर दिन कारखाने में रहते हैं, इसलिए अपने पिता को खुशखबरी बताएं और उसकी मां को भी ये पता होना चाहिए। अनन्या शर्मा की तरफ से जैसे ही उनका संदेश भेजा गया, अनीता सक्सेना का वीडियो भेज दिया गया और आवाज़ सुनते ही अर्जुन सक्सेना ने अपना फ़ोन रख दिया। अरे अनन्या, अर्जुन सक्सेना, क्या तुमने नंबर प्लेट की तस्वीर खींची है? अनीता सक्सेना ने उत्साहित होकर पूछा। आज वीकेंड है, सुनील सक्सेना काम पर नहीं गए और वह इस समय कैमरे में भी नजर आए। अनन्या शर्मा ने उत्साह से सिर हिलाया और कहा, मुझे मिल गया मम्मी पापा। अर्जुन सक्सेना ने समय और लेनदेन की राशि की गणना कर ली है, हमें एक ही बार में मिल गया। ये बहुत बढ़िया है ताकि आपकी नई कार सीधे जोंग शंघाई की लाइसेंस प्लेट पर जा सके। जब अस्थायी लाइसेंस प्लेट की समय सीमा 1 महीने के भीतर समाप्त हो जाएगी, तब तक आप नई लाइसेंस प्लेट लगवा चुके होंगे और फिर आपको किसी भी समय छूट नहीं मिलेगी। शहरी क्षेत्र में गाड़ी चलाना प्रतिबंधित है, अनीता सक्सेना ने खुशी से कहा। सुनील सक्सेना ने पूछा, अर्जुन सक्सेना, अंतिम लेनदेन मूल्य क्या है? 89,900, अर्जुन सक्सेना ने कहा। सुनील सक्सेना ने सिर हिलाया, उनके चेहरे से खुशी नहीं छुप रही थी। हाँ, ये कीमत बहुत उपयुक्त है, औसत लेनदेन मूल्य से थोड़ी कम। अनीता सक्सेना ने जब कीमत सुनी तो वह बहुत खुश हुई। अर्जुन सक्सेना वाकई कमाल के हैं। उन्होंने जोंग हाई की नंबर प्लेट 90,000 रुपये से भी कम में जीत ली। वैसे क्या तुमने अपने ससुराल वालों को ये खुशखबरी बताई है? वे भी आज तुम्हारे नंबर प्लेट फोटोशूट को लेकर बहुत चिंतित होंगे। आज सुबह से मैं और मेरे पापा घर पर बहुत घबराए हुए थे। पता नहीं तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। अब तुम्हारी तरफ से यह खबर सुनकर तुम्हारे पापा और मुझे आखिरकार राहत मिली है। अर्जुन सक्सेना ने कहा, मैं अभी अपने पिताजी को फ़ोन करने वाला था और संयोग से मुझे आपका वीडियो भेज दिया, इसलिए मैंने पहले फ़ोन नहीं किया। मैं बाद में उनसे बात करने की योजना बना रहा हूँ। अनीता सक्सेना बोली, तो जाओ और अपने सास ससुर को बुला लाओ, हमारे लिए खबर जानना ही काफ़ी है। वे इस मामले को लेकर बहुत चिंतित होंगे, इसलिए जल्दी से उन्हें खुशखबरी सुनाओ। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया, अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और पापा सक्सेना को फ़ोन किया। फ़ोन की घंटी बजी और पिताजी सक्सेना ने सीधे उत्तर दिया, अरे बेटा, नंबर प्लेट लेने का नतीजा मिला। फ़ोन कनेक्ट होने के बाद पापा सक्सेना ने उत्साहित होकर पूछा। उन्हें ये भी पता था कि आज नंबर प्लेट फ़ोटोशूट का दिन है। वे सुबह से इसी बारे में सोच रहे थे, लेकिन अर्जुन सक्सेना के नंबर प्लेट फ़ोटोशूट में देरी होने के डर से फ़ोन करके पूछने की हिम्मत नहीं हुई। अब 11 बजे के बाद बुजुर्ग दंपत्ति फ़ोन करके पूछना चाहते थे, लेकिन नतीजा न जानने की वजह से सीधे फ़ोन करने की हिम्मत नहीं हुई। अब जब बेटे का फ़ोन आया तो उन्हें समझ आ गया कि यही मामला होगा। बगल से अनीता सक्सेना की आवाज़ आई और यह नंबर प्लेट भी थी। अर्जुन सक्सेना ने कहा, पिताजी, लाइसेंस प्लेट की फ़ोटो खींची गई थी और लेनदेन की कीमत 89,900 थी। जब पिताजी सक्सेना ने ये सुना तो वे खुशी से हंस पड़े। वाह बीवी, सुना, मेरे बेटे को जोंग हाई की नंबर प्लेट मिल गई। मैंने सुना। माँ खुश होकर बोली, लेकिन इस मुंबई नंबर प्लेट की कीमत 90,000 रुपये है। माँ ने पूछा। पापा सक्सेना ने कहा, ज़रूर, मुंबई में नंबर प्लेट मिलना बहुत मुश्किल है और कीमत भी नियंत्रण का नतीजा है। हर बार जब नंबर प्लेट की नीलामी होती है तो एक मूल्य सीमा होती है, वरना उन अमीर लोगों को सीधे आसमान छूती कीमत पर नंबर प्लेट नहीं मिल पाती। बेटे का लेन देन मूल्य तो पहले से ही कम है। माँ किन को इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए उनके मन में यह सवाल है। मुंबई नीलामी के इतिहास में सबसे कम कीमत 89,600 है, इसलिए ये कीमत बिल्कुल उचित है।
अर्जुन सक्सेना ने बताया। सबसे कम कीमत सुनकर और तुलना करते ही अनीता सक्सेना खुशी से बोली, ये ज़्यादा नहीं है, सबसे कम कीमत से 300 रुपये ज़्यादा है। बेटा, कमाल हो, एक ही बार में मिल गया। वाह बेटा, बहुत बढ़िया, अब हमारे बाप बेटे दोनों के पास चलाने के लिए नई कार है। हाँ हाँ, जब तुम्हारी नई कार पर मुंबई का नंबर प्लेट लगा होगा तो मैं BMW चला सकता हूँ। पापा सक्सेना ने खुश होकर मुस्कुराते हुए कहा। किनारे पर खड़ी अनीता सक्सेना उनका इंतजार कर रही थी और मुस्कुराते हुए बोली, मैं बस आपकी BMW के बारे में सोच रही हूँ। पिताजी सक्सेना 2 बार हंसे। अपने माता पिता की प्रसन्न आवाज़ सुनकर अर्जुन सक्सेना को बहुत संतोष हुआ। पापा, मैं बाद में ऑनलाइन भुगतान कर दूंगा और सोमवार दोपहर को सर्विस सेंटर जाकर लाइसेंस प्लेट ले लूंगा। लाइसेंस प्लेट मिलने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन यह अस्थायी लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से पहले ज़रूर हो जाएगा, ताकि BMW 2 दिन में वापस भेजी जा सके। अब मैं गाड़ी की डिलीवरी के बारे में बाद में पूछूंगा। ठीक है बेटा, इस मामले को देखो, तुम्हें वहाँ BMW की ज़रूरत नहीं है। इसे जल्दी वापस भेज दो ताकि तुम्हारे पापा और मैं जल्दी से नई कार चला सकें। पापा सक्सेना बहुत खुश हुए। जब उन्होंने मुंबई में रेस्टोरेंट खोला तब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी BMW नहीं चलाई थी। उस समय उनके परिवार ने एक BMW और एक ऑडी खरीदी थी, जो उस समय की लोकप्रिय कारें थीं। लेकिन अब अपने बेटे की BMW चलाना उस समय से अलग एहसास है। अपने बेटे को इतना होनहार देखकर और उसे BMW चलाते देखकर अर्जुन के पिता को बहुत गर्व होता है। दोनों पक्षों के माता पिता के साथ खुशखबरी साझा करने के बाद अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अर्जुन सक्सेना, आज बहुत अच्छा दिन है, क्या हम जश्न मनाएं? अनन्या शर्मा ने पूछा। आप कैसे जश्न मनाना चाहते हैं? अर्जुन सक्सेना ने स्नेह से पूछा। अनन्या शर्मा ने कुछ देर सोचा और बोली, बहुत स्वादिष्ट है, चलो स्टीम्ड बंस खाते हैं। अर्जुन सक्सेना ने हंसते हुए कहा, क्या ये बंस का उत्सव है? छोड़ो भी क्यों नहीं, वैसे तो नाश्ता बनाते वक्त बन ही बनाते हैं, पर आज के बन अलग हैं। मैं खुद बनाना चाहती हूँ। अनन्या शर्मा ने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई और गर्व से कहा। अर्जुन सक्सेना ने खूबसूरती से अपनी भौहें उठाईं और बोला, ओह, मेरी अनन्या ने कब चुपके से स्टीम्ड बन बनाना सीख लिया। मुझे कोई नया हुनर दिखाना चाहती हो? हाँ, लेकिन ये मेरा हुनर नहीं बल्कि तकनीक है, अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। टेक्नोलॉजी, अर्जुन सक्सेना ने सोचा। अनन्या शर्मा ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, आपको बाद में पता चल जाएगा। चलो चलें, हम बंस बनाने जा रहे हैं। आरव, आन्या, रिया, मौसी तुम्हें रेस्टोरेंट में खेलने ले जाएं और माँ को बन बनाते हुए देखें, ठीक है? हाँ, छोटे बच्चों ने तुरंत सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। ये बहुत ही खुशी का फैसला था। आज मुंबई की नंबर प्लेट मिलने की खुशी में अनन्या शर्मा ने खुद स्टीम्ड बन बनाए और दोपहर का खाना भी बनाया। आटा और पानी तैयार होने के बाद अनन्या शर्मा ने अपने हाथ धोए और दस्ताने और नूडल्स पहनना शुरू कर दिया। शुरुआत में पानी बहुत कम डाला गया था और आटा थोड़ा कच्चा था, इसलिए अनन्या शर्मा ने इसमें एक कटोरी पानी डाल दिया। लेकिन ऐसा करने के बाद कटोरा पुनः घोल में बदल गया। अनन्या शर्मा ने भौहें चढ़ाईं और फिर से आटा डालना शुरू कर दिया। थोड़ा और डाला, ये पतला था, थोड़ा और डाला, यह अभी भी पतला था, इसलिए मैंने और डाला। अर्जुन सक्सेना ने उसे एक तरफ कर दिया और चेहरे पर मुस्कान लिए उसे व्यस्त देख रहा था। अनन्या, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? अर्जुन सक्सेना ने पूछा। अनन्या शर्मा ने बेसिन में अधिक से अधिक नूडल्स को देखा। उसने दांत पीसते हुए कहा, नहीं, मैंने कहा था आज मैं खुद तुम्हारे लिए रोटी बनाऊंगा, मैं इसे संभाल सकता हूँ। 10 मिनट बाद बेसिन में अधिक से अधिक घोल देखकर अनन्या शर्मा असमंजस में पड़ गईं। नूडल्स बनाना इतना मुश्किल क्यों है? उसने अपने हाथों पर, जो घोल से सने हुए थे, शिकन के साथ आह भरी। अर्जुन सक्सेना जोर से हंस पड़े और उनके बगल में बैठे तीनों बच्चे भी खिलखिला उठे। अनन्या शर्मा ने शर्मिंदगी से उन चारों की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए कहा, अर्जुन सक्सेना, तुम बच्चों को मुझ पर हंसने के लिए ले आते हो। हम, अनन्या शर्मा ने कहा, अपना हाथ उठाया और अपनी नाक पोंछी। उसके हाथ पर लगा बैटर उसकी नाक पर चिपका हुआ था। सुपर क्यूट और प्यारी लग रही थी। अर्जुन सक्सेना उठे, एक गीला टिश्यू लिया और उसकी ओर बढ़े। उसका चेहरा पोंछने में उसकी मदद करते हुए उन्होंने कहा,
अनन्या, मुझे चेहरा बनाने दो और बाद में स्टीम्ड बन बनाने का काम तुम कर लोगी। पहले घर पर पकौड़े बनाते समय अनीता सक्सेना हमेशा तैयार पकौड़ों के छिलके खरीदती थी, इसलिए अनन्या शर्मा को सिर्फ आगे की प्रक्रिया ही पता थी और उन्होंने कभी छिलकों को आटे में लपेटने की कोशिश नहीं की। उन्हें यह आसान तो लगता था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतना मुश्किल होगा। हालांकि मैं वास्तव में हर चरण को हाथ से पूरा करना चाहता हूं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह असंभव है। अगर वह इसी तरह चलती रही तो आटे का एक बैग हो खत्म होने के बाद रोटी नहीं बना पाएगा। इसलिए अनन्या शर्मा को समझौता करना पड़ा और उन्होंने कहा, ठीक है, तो बाद में बन बनाने का काम मैं संभाल लूंगी। हाँ, अर्जुन सक्सेना ने उसके चेहरे से घोल पोंछने में उसकी मदद की और उसके हाथ मुंह धोने के लिए रसोई में चला गया। जैसे ही अर्जुन सक्सेना ने अपनी चाल चली, 5 मिनट के अंदर ही एक बड़ा आटा गूंथ दिया गया। पुनः तैयार आटे को एक कटोरे में डालें, प्लास्टिक से ढक दें और इसे अपने आप फूलने दें। फिर स्टीम्ड बंस के लिए स्टफिंग तैयार करने लगीं। अनन्या शर्मा ने खास तौर पर 3 तरह की स्टफिंग तैयार की, एक मटन जुचिनी, एक रेगुलर लीक और झींगा और दूसरी क्रैब रो मीट बन। मेमने की जुचिनी मेमने और जुचिनी को एक साथ कटा हुआ होता है। चाइव्स और श्रिम्प्स लीक और तले हुए अंडों का मिश्रण है। रिपोर्ट करते समय प्रत्येक के अंदर एक पूरा श्रिम्प डालें। केकड़ा अंडे के मांस के बंस कीमा बनाया हुआ सुआ का पेट से बनाए जाते हैं, जिसमें केकड़ा अंडे, केकड़ा मांस और मसाले मिलाए जाते हैं। ये केकड़ा अहमदाबाद झील का रोएदार केकड़ा है। प्रिया मेहता ने इसे पिछली बार अर्जुन सक्सेना के जन्मदिन पर खरीदा था। 2 दिन पहले जब वह इसके बारे में पूछने आई थी तो अनन्या शर्मा ने कहा था कि यह बुरा नहीं है, इसलिए प्रिया मेहता ने कल 2 और डिब्बे भेजे और उन्हें फ्रिज में रख दिया। इसे फर्स्ट क्लास केबिन में ताज़ा रखा गया था और यह अभी भी ताज़ा है। 3 तरह की फिलिंग तैयार की जाती है। आटा प्रूफ हो चुका होता है और बर्तन में आटे की सतह एकदम चिकनी दिखती है। अर्जुन सक्सेना ने बताया कि इस तरह की प्रूफिंग कामयाब होती है। अगला काम था त्वचा को रोल करना। अनन्या शर्मा इस काम में ज़्यादा कुशल नहीं थी, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने आखिरकार यह काम कर दिखाया। उन्हें सिर्फ स्टीम्ड बन बनाने का काम सौंपा गया था। अर्जुन सक्सेना को चमड़ा उतारते देख अनन्या शर्मा रसोई में घुस गया और हाथ में एक धातु की वस्तु लेकर बाहर आया। ये वह बाओजी कलाकृति है जो उसने इंटरनेट पर देखी थी। कुरियर कल ही आया था, वह इसे आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। आज खुशी के मौके पर यह सही समय पर आया है। निश्चित रूप से वह इसका उपयोग करेगी। इस कलाकृति का उपयोग करना बहुत सरल है। इसे मेज पर फैलाएं, फिर उस पर बन की त्वचा फैलाएं, फिर बीच में बन भरने को रखें, फिर बाहरी शकल को पकड़ें और इसे ऊपर रखें। एक नाजुक दिखने वाला बन तैयार है। अनन्या शर्मा का खाना पकाने का हुनर औसत दर्जे का है, जिसे वह बखूबी जानती हैं। कुछ बार रसोई में घुसने के बाद अनन्या शर्मा को गहराई से एहसास होता है कि वह अपनी कारीगरी से नहीं जीत सकती, लेकिन वह अभी भी कभी कभी अपने पति की खाना बनाने में मदद करना चाहती थी, और जब वह अपने बालों में कंघी कर पाती थी तब वह इन रसोई उपकरणों पर अतिरिक्त ध्यान देती थी। बंस की इस कलाकृति को देखकर अनन्या शर्मा ने तुरंत ऑर्डर दे दिया। इस वस्तु से अर्जुन सक्सेना के लिए सुबह उठकर बंस बनाना आसान हो जाता है और वह खुद भी बंस बना सकते हैं। कमाल है, इससे सचमुच बंस बनाए जा सकते हैं। अर्जुन सक्सेना, इस बन को देखो, क्या यह अच्छी तरह से नहीं बना है? अर्जुन सक्सेना ने उसके हाथ में रखी कलाकृति को देखा और अविश्वास में सिर हिलाया। वाह, बहुत बढ़िया, अनन्या को खजाना मिल गया। अनन्या शर्मा ने संतुष्ट होकर मुस्कुराते हुए कहा, तो इसे किचन में रख दो। अगली बार जब नाश्ता बनाना हो तो निकाल कर इस्तेमाल कर लेना। दरअसल अर्जुन सक्सेना कहना चाह रहे थे कि इस चीज़ से स्टीम्ड बन बनाने में हाथ से बन बनाने जितना समय नहीं लगता। इस तरह की चीज़ उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है जो खाना नहीं बना सकते लेकिन खुद बन बनाकर बना सकते हैं। बन लपेटने वालों की स्पीड वाकई बहुत तेज़ होती है। इसके साथ आपको बन की त्वचा को बड़े करीने से रखना होगा और बन भरना बहुत अधिक या बहुत कम नहीं हो सकता है। संक्षेप में, यह अधिक परेशानी है। लेकिन अपनी पत्नी को इतना खुश देखकर अर्जुन सक्सेना ने सहमति में सिर हिलाया। दोपहर के समय अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने दिल खोलकर टेक बन खाए और बच्चों ने अर्जुन सक्सेना के हाथ का बना पूरक आहार खाया। अब छोटों के लिए चावल के पेस्ट में शाकाहारी सब्जियां और फलों का पेस्ट मिलाया जा सकता है। एवोकाडो तेल, पोर्क लिवर पाउडर और सुगंधित तिल के पाउडर को तीनों छोटों ने बहुत पसंद किया
और आरव के साथ पहले दिन ऐसी स्थिति नहीं थी। सोमवार 25 अक्टूबर को अर्जुन सक्सेना, अनन्या शर्मा और बच्चों को लेकर 8 बजे रवाना हुए और 8:30 बजे पुजोंग कार निरीक्षण यार्ड पहुंचे। उन्होंने अभी अभी नई कार खरीदी है, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और निरीक्षण प्रक्रिया भी बहुत आसान है। कार वहां रख दी और अर्जुन सक्सेना अपनी पत्नी और बच्चों को नंबर चुनने के लिए ले गए। अब कार्ड चयन के लिए मशीन द्वारा एक समूह चुनना होता है और फिर 6 संख्याओं के समूह में से एक को चुनना होता है। मशीन द्वारा चयनित परिणाम हैं हु B781A5, हु G9 6562, हु B04117, हु H10027, हु H71688, हु L21188। नंबरों की एक श्रृंखला सामने आने के बाद अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और पूछा, अर्जुन सक्सेना, आपको कौन सा लाइसेंस प्लेट नंबर बेहतर लगता है? अर्जुन सक्सेना ने गौर से देखा और कहा, कुछ अच्छे हैं। इस शंघाई B04117 17 अप्रैल को हमारे 3 छोटे खजानों का जन्मदिन है। ये थोड़ा छोटा है, लेकिन यही इसका मतलब है। हो 10,027, यह मेरे जन्मदिन के बहुत समान है। हो 71,688, सभी तरह से। हो L21188, ये भेजने के लिए बुरा नहीं है। उनकी बात सुनकर अनन्या शर्मा खुश होकर बोली, हमारी किस्मत वाकई अच्छी है, ये नंबर ठीक हैं। मुझे किसे चुनना चाहिए? अर्जुन सक्सेना ने कुछ देर सोचा, तीनों बच्चों को घुमक्कड़ में देखा और कहा, आप बच्चों की राय क्यों नहीं सुनते? हालांकि बच्चे अभी छोटे हैं, फिर भी वे हमारे परिवार का हिस्सा हैं। लाइसेंस प्लेट चुनने जैसे महत्वपूर्ण मामलों में भी बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलो बच्चों को पकड़ो और लाइसेंस प्लेट को देखो। रास्ते में आते ही प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने झपकी ले ली और फिर उनके माता पिता उन्हें सीधे घुमक्कड़ में ले गए। इस समय वे थोड़े हतप्रभ लग रहे थे। आरव ने अर्जुन सक्सेना की बाहों में अपनी आंखें रगड़ी और जम्हाई ली। अर्जुन सक्सेना ने अपने बेटे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आरव, उठो, हमारी नई कार के लिए नंबर प्लेट चुनो। आरव ने अपने पिता की ओर बड़ी अनजानी निगाहों से देखा, मानो वह उनकी बात समझ ही न पाया हो। अपनी उंगलियों को अपने सामने मशीन की स्क्रीन पर धीरे से टैप करें। आरव जल्दी से ध्वनि के स्रोत का पीछा करता है और नंबर चुनने वाली मशीन को देखता है। हाल ही में अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना ने शिशुओं के लिए आवाज़ पहचानने का प्रशिक्षण दिया है। ये प्रशिक्षण बहुत ही सरल है। इसमें एक छोटे से खिलौने का उपयोग किया जाता है जो आवाज़ें निकाल सकता है और शिशु को घेर कर आवाज़ें निकालता है, ताकि शिशु की आंखें खिलौने का अनुसरण करना सीख सकें। ये छोटा सा खेल न केवल शिशु की शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, बल्कि उनकी सुनने और प्रतिक्रिया कौशल को भी प्रशिक्षित करता है। तीनों छोटे बच्चे अब ध्वनि सुन सकते हैं और दिशा पहचान सकते हैं। आरव, यहाँ 6 नंबर हैं। देखो, तुम्हें कौन सा पसंद है और अपनी उंगली से बताओ कि कौन सा बेहतर है। अर्जुन सक्सेना ने अपने बेटे से कहा, अच्छी मशीन नीचे माउस द्वारा नियंत्रित होती है, इसलिए मुझे स्क्रीन पर क्लिक करने और गलती से कोई नंबर चुनने की चिंता नहीं करनी पड़ती। आरव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आया। तो अर्जुन सक्सेना ने उसे एक साइड दिखाई और उस छोटे लड़के ने अपने पिता की हरकतें देखीं और फिर उसने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन की ओर इशारा किया। आरव पॉइंट शंघाई B04117 है। अनन्या शर्मा ने आश्चर्य से कहा, आरव बहुत अच्छा है और मुझे अपने जन्मदिन पर अचानक से उससे प्यार हो गया। फिर आन्या और रिया हैं। दोनों महिलाओं ने संयोग से शंघाई L21188 को चुना। रिया के लिए इसे चुनना वाजिब है। हमारा नन्हा रिया बचपन से ही छोटे पैसों का शौकीन रहा है और उसे पैसे भेजना सबसे ज़्यादा पसंद है। आन्या ने भी ये लाइसेंस प्लेट नंबर चुना है, इसलिए इस लाइसेंस प्लेट नंबर के लिए पहले से ही 2 वोट हैं। मैं भी यही चुनना चाहता हूँ। अर्जुन सक्सेना, मुझे लगता है कि नंबर प्लेट चुनने में सबसे ज़रूरी बात उसका बेहतर अर्थ जानना है। ये नंबर बहुत शुभ होता है और मैं आपके नाम का पहला अक्षर है। इस साल 21 साल पूरे हो गए हैं। यह एक बहुत ही खास साल रहा है। इस साल मैं तुमसे फिर मिली और इसी साल बच्चों को जन्म दिया और इस साल हमारी ज़िंदगी और भी बेहतर होती गई, आगे भी और बेहतर होगी। अनन्या शर्मा ने भी शंघाई L21188 के लिए मतदान किया। इस तरह 5 लोगों के पास शंघाई L21188 के लिए 3 वोट हैं। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो चलो यह नंबर चुनते हैं।
अर्जुन सक्सेना के ओके पर क्लिक करने के बाद घुमक्कड़ में बैठे जियो आरव ने असंतोष में अपने पैर पटके, जैसे कि वह इस बात से दुखी था कि उसने जो नंबर प्लेट चुनी थी वह बेकार थी। इस छोटी सी हरकत ने अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा को हंसने पर मजबूर कर दिया। अनन्या शर्मा ने कहा, आरव, अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों की बात मानते हैं। अर्जुन सक्सेना ने अपने बेटे के नन्हे से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आरव, हम लड़के हैं। अगर हमें ये लड़की चाहिए तो हम बहनों और माँ द्वारा चुने गए नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जियो आरव ने मुंह बनाया और जल्द ही फिर से हंसने लगा। लाइसेंस प्लेट का चयन होने के बाद अर्जुन सक्सेना ने संबंधित शुल्क का भुगतान किया और फिर अपनी पत्नी और बच्चों को कार में लेकर रवाना हो गए। लाइसेंस प्लेट नंबर चुनने के बाद आपको अभी भी 1 हफ्ते इंतज़ार करना होगा। आप अगले सोमवार को लाइसेंस प्लेट ले सकते हैं और फिर सीधे कार की दुकान पर जाकर लाइसेंस प्लेट लगवा सकते हैं। अस्थायी लाइसेंस प्लेट का उपयोग अभी भी किया जा रहा है, लेकिन लाइसेंस प्लेट पहले ही उतार दी गई है, इसलिए अर्जुन सक्सेना ने आज BMW को लखनऊ वापस भेजने का फैसला किया। उसने पहले इंटरनेट पर एक कार शिपिंग कंपनी ढूंढी थी और कीमत पर बातचीत भी हुई थी। क्योंकि लाइसेंस प्लेट का मामला तय नहीं हुआ था, इसलिए कोई भी सामान नहीं उठा पाया। लेकिन आज का दिन काफ़ी है। अर्जुन सक्सेना ने वापस आते हुए सीधे कार शिपिंग कंपनी को फ़ोन किया और कहा कि आज दोपहर तक सामान ले जाने का इंतज़ाम कर लें। इस तरह कल शाम तक कार पापा सक्सेना के हाथ में होगी।